हमारे सामने यहाँ पर जो पहला सवाल दिया गया है दोस्तों, बहुत बेसिक सा सिंपल सा प्रश्न है। आपको m और n का रेशियो 9 और 6 के बराबर दिया है। m प्लस n रेशियो m माइनस n पूछा गया है, कितना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, ओरली भी इस सवाल को लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो m रेशियो n कितना गिवन है हमारे पास, 9 रेशियो 6, यानी m की वैल्यू अगर देखी जाए तो 9 के बराबर है और n की वैल्यू अगर देखी जाए तो कितने के बराबर है, 6 के बराबर है। आपको डायरेक्टली यही वैल्यू किस में पुट कर देना है, इन दोनों में पुट कर देना है, तो आपका रेशियो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो m प्लस n, m 9 है और n कितना है, 6 है, तो m प्लस n यानी कि कितना हो जाएगा, 9 प्लस 6 हो जाएगा। और इसकी रेशियो किसके साथ लेनी है, m माइनस n यानी कि 9 माइनस 6 से। यहाँ पर ये कितना हुआ, 15 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। अच्छा, ये और कट रहे हैं तो इनको काटना है। जैसे 15 और 3, ये दोनों 3 से कट जाएंगे तो इनको और सिंप्लीफाई करना है ना। रेशियो में एकदम सबसे छोटा सिंप्लीफिकेशन में ले जाना है हमें। तो यहाँ पर अगर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा यहाँ पर 1, है ना। 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3, 3 5 15, मतलब 5 रेशियो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2 यहाँ पर ये रहा। यदि पी क्यू आर इन तीनों का रेशियो दिया है 9 10 11, P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का मान कितना होगा। सीधे सीधे आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है ना। P की वैल्यू 9 ले लीजिए, Q की वैल्यू 10 ले लीजिए, R की वैल्यू 11 ले लीजिए, बस इसमें पुट कर लीजिए। तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा, P कितना है 9, Q कितना है 10, तो 9 और 10 कितना होगा यहाँ पर, P प्लस क्यू जोड़ेंगे तो 9 और 10 आपका 19 हो जाएगा। फिर इसके बाद रेशियो है किसका, Q प्लस R, तो Q यहाँ पर 10 है, R यहाँ पर 11 है, तो 10 प्लस 11 यानी कि 21 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको क्या बोला है, R प्लस P, यानी कि लास्ट वाला और शुरू वाला, तो 11 और 9 जोड़ेंगे यहाँ पर 20 आ जाएगा। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। ओरली बता सकते थे इस सवाल को, क्या होगा 19 21 और 20, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवालों को लगाने के कई सारे तरीके हैं। एक तो तरीका पहले हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है, जिसके सहायता से आप सिर्फ देखते ही इसका आंसर बता पाएंगे, तो यहाँ पर वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक ना, पहले तरीका सीख लेते हैं कि आखिरकार तरीका क्या है। देखिए 4m बराबर 5n बराबर यहाँ पर 20n दिया गया है आपको, है ना। सीधे सीधे यहाँ पर आपको क्या करना है ये बताइए। 3 चीज़ें हैं हमारे पास, m है, n है और n है, c है ना। तो यहाँ पर तीनों का रेशियो चाहिए, m n c का रेशियो चाहिए, है ना। तो पहला हो गया m, दूसरा हो गया यहाँ पर n और तीसरा हो गया यहाँ पर c। तीनों चीज़ें बराबर की गई हैं यहाँ पर, 4m 5n और 20c, है ना। आपको क्या करना है यहाँ पे, डायरेक्ट अगर निकालना है तो इनके जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं, चूँकि ये तीनों बराबर में है, कोफिशिएंट जो दिख रहे हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो 4, ठीक है, देखते जाएगा, 4 5 और 20, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 ही आ जाएगा, है ना। 20 के बराबर, क्योंकि 20 जो है 4 5 20 तीनों से कटता है, तो एलसीएम 20 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर आपको m की वैल्यू डायरेक्ट निकालनी है, तो क्या करेंगे, इस एलसीएम को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर लीजिए। अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 5 आ जाएगा, है ना। ये स्मार्ट तरीके बता रहे हैं, स्मार्ट तरीका भी बचा हुआ है, ये भी एक सिंपल सा तरीका है। आगे देखिए, फिर इसके बाद फिर से यही एलसीएम 20 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। 20 को यहाँ पर इसके कोफिशिएंट यानी 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी सीधे सीधे एक लाइन में आंसर आ गया, 5 4 और 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बड़े गौर से देखना है आपको, स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है ना। इससे भी आसान तरीका ये है, अगर ऑप्शन पर एक बार नज़र डालेंगे आप तो देखिए, अगर देखा जाए पहले दो का रेशियो यानी m और n का, यहाँ 5 4 है, यहाँ 9 3 है, यहाँ 7 5 है, यहाँ भी 5 4 है, मतलब 2 जगह 5 4 आ रहा है, तो इससे हमको नहीं लेना है, मतलब इन दोनों को नहीं पकड़ना है। फिर इसके बाद
दूसरे और तीसरे का देखिए, मतलब यहाँ 4:1 रेशियो है, यहाँ 3:1 है, यहाँ 4:3 है, यहाँ 5:4 है, सब जगह अलग अलग है कि नहीं। मतलब सेकंड वाले और थर्ड वाले का रेशियो अलग अलग है, तो वहीं से हम लोग चेक कर सकते हैं। आपको बस सेकंड वाले और थर्ड वाले को बराबर करना है, क्योंकि इनका रेशियो अलग अलग है, तो जो आएगा वही उसी को हम लोग टिक कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास ये हुआ कि 5n जो है वो बराबर होगा किसके, यहाँ पर 20c के, है ना। अगर 5 से काटना चाहें तो 5 से ये एक बार में, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा। c को अगर इधर ले आए तो n डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, c बराबर इधर कितना बचा 4, डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है, यानी n और c का रेशियो कितना आएगा 4 और 1। 4 और 1 सेकंड और थर्ड का रेशियो कहाँ पर है देख लीजिए, 4:1 यहाँ पर है, 3:1 यहाँ है, 5:4 यहाँ है, 4:3 यहाँ है। तो बस ऑप्शन नंबर फर्स्ट में करेक्ट हो गया। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं ऑप्शन से देखकर। आगे चलिए, बाकी ये तरीका तो आपको बता ही दिए हैं, हर एक में लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, सीधा सीधा सिंपल आपको करना है। यहाँ पर x रेशियो बाई 7:2 के दिया है, हमें 7x + 4y रेशियो 7x - 4y निकालना है। अभी आगे चल के कंपोनेंडो डिविडेंडो बताएंगे आपको क्या होता है, उससे भी इस सवाल को लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी सिंपल तरीके से करिए, क्यों उलझाना है इस सवाल को। x की वैल्यू 7 ले लीजिए, y की वैल्यू 2 ले लेनी है, सीधे सीधे आपके इसमें एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। x की वैल्यू यहाँ पर 7 और y की वैल्यू कितनी 2 ले लेंगे। तो यहाँ रखिए कितना हो जाएगा, x के जगह पर क्या रखेंगे 7 रख देंगे, y के जगह पर क्या रखेंगे यहाँ पर 2 रख देंगे, है ना। तो रख दीजिए 7 × 7 यानी 49, है ना, ध्यान से देखते जाएगा, प्लस 4 × 2, y की वैल्यू 2 है तो 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया, है ना। फिर इसके बाद रेशियो है यहाँ पे, फिर वही चीज़ है 7x - 4y है, मतलब कि 49 - 8 हो जाएगा। 9 8 17 यानी कि 57 हो गया, तो 57 और माइनस यहाँ पर 41 हो जाएगा। 57 रेशियो 41 ओरली बन जाता है ये सवाल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इस सवाल को लगाने की एक सही अप्रोच सीखिए, फिर दूसरा है स्मार्ट अप्रोच। आप स्मार्टली कैसे इस सवाल को लगाएंगे ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, अगर हम इस y को नीचे ले आएँ तो x/y हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, यहाँ y और z है ना। तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है x, दूसरा है यहाँ पर y और तीसरा है यहाँ पर z, है ना। अगर हम y को नीचे ले आए तो x/y हो जाएगा। x/y की वैल्यू 3/8 है, मतलब x रेशियो y की जो वैल्यू है वो 3:8 है। तो x रेशियो y कितना है यहाँ पे 3:8 है। क्लियर हो गई। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए, अगर हम z को नीचे ले आएँ तो क्या होगा 3/4 हो जाएगा, यानी y/z यहाँ से इस वाले से कितना होगा y/z, ये कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, है ना, 3:4। मतलब y और z कितना कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगी तो y के नीचे 3 रख देंगे और z यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे सीधे तीनों का रेशियो निकालने का एक बेहतरीन तरीका यहीं से आप लोग देख सकते हैं, एक लाइन में आंसर आएगा। क्या करना है आपको, इस 8 को आगे शिफ्ट करना है तो यहाँ पर लिख देंगे, इस 3 को इधर शिफ्ट कर देना है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब सीधे सीधे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 × 3 ये हो जाएगा 9, 3 × 8 यानी कि ये हो जाएगा 24 और 8 चौके यहाँ पर हो जाएगा 32। तो x, y और z इन तीनों का रेशियो कितना मिल गया हमें 9, 24 और 32। 9, 24, 32 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ये हो गया हमारा सही अप्रोच, सही तरीका। लेकिन अब बात करते हैं स्मार्ट तरीके की। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शंस की तरफ जाइए, ऑप्शन से लगाने का प्रयास करते हैं, है ना, किस तरीके से लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए 9, 24, 9, 24, 9, 25, 9, 8, मतलब शुरू के दोनों का रेशियो x और y का रेशियो कितना है, यहाँ पे 9, 24, 9, 24 दो जगह सेम दे दिया, तो शुरू के 2 को नहीं लेंगे, है ना, क्या पता इनमें से कौन सा हो जाए। ठीक है, बाद के 2 को देखते हैं, यानी y और z को देखते हैं। तो यहाँ 24, 32, यहाँ 24, 34, यहाँ 25, 31, यहाँ 8, 31 है। मतलब लास्ट के दोनों का रेशियो सब जगह अलग अलग है। सब जगह जब अलग अलग है तो इस वाले से y और z का रेशियो कितना है 3 और 4। आपको सिर्फ y और z यानी कि लास्ट के 2 को पकड़ना है।
यहाँ इन लास्ट के दो को पकड़िए भला, 24 और 32 को। इसमें अगर देखा जाए इन दोनों को सिर्फ, है ना, इसको नहीं लेना, इन दोनों को सिर्फ अगर काटा जाए तो 8 से दोनों कटेंगे, 8 तियां हो जाएगा 24 और 8 चौके हो जाएगा 32। 3 और 4 रेशियो मिल रहा है सेकंड और थर्ड का, यानी वाई और जेड का। 3 रेशियो 4 है भी यहाँ पर, है ना, तो मतलब पहला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। बाकी यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 3 और 4 नहीं मिलेगा हमें, है ना, यहाँ पर तो 12 और 17 मिलेगा, यहाँ 25 31 मिलेगा, यहाँ 8 31 मिलेगा। तो सेकंड और थर्ड का 3 और 4 यानी वाई और जेड का रेशियो 3 और 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि लास्ट के दोनों हर जगह अलग अलग हैं, एक ही में मिल गया तो बाकी क्या खाक चेक करेंगे, नहीं चेक करना आपको। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 6 ये रहा आपके सामने। एक्स वाई जेड तीनों का रेशियो 3 6 और 7 दिया गया है। 5y माइनस एक्स प्लस 2z बराबर यहाँ पर 123 है, तो z का मान कितना होगा, है ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको y, x और z इन तीनों की वैल्यू रख देनी है ना, तो रख लीजिए। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखनी है, y की वैल्यू 6 रखनी है, z की वैल्यू 7 रखनी है। यहाँ पर रखिए 5 इंटू वाई कितना है 6, है ना, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस, है ना, यहाँ पर माइनस x कितना है 3 है, तो यहाँ पर हो गया 3 और प्लस 2 इंटू जेड कितना है यहाँ पे 7 के बराबर, तो ये हो गया 7। इसको पहले कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 14, तो 30 और 14 कितना हो गया यहाँ पे 44, 44 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 41। यानी इनका जो वैल्यू यूनिट में रखने पर कितना आ गया 41 आ गया। ये जो 41 है ये किसके बराबर है यहाँ पर 123 के बराबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 141 यूनिट की वैल्यू, 141 इकाई की वैल्यू कितनी है 123 के बराबर। यहाँ से क्या एक यूनिट की वैल्यू निकाला जा सकता है यूनिटरी मेथड से, है ना। 123 41 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 123 41 कितनी बार कटेगा 3 बार में, है ना। 4 3 12 3 1 कम 3, ठीक है। तो 123 बटे 41 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3 यूनिट दी गई है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर जेड की वैल्यू। जेड कितना है यहाँ पे 7 है ना, जेड की वैल्यू 7 यूनिट है। तो एक की वैल्यू अगर 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 7 हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 21 हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि हमें जेड का वैल्यू पूछा है, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू जब पूछा है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल देखिए, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये 7 के पहाड़े में नहीं आता, ये भी 7 के पहाड़े में नहीं आता, ये आता है और ये भी आता है, 12 7 84 होता है ना, 7 इंटू 12 84 हो जाता है, तो ये भी 7 से कटने वाला नंबर है। तो इसमें 2 ऑप्शन आ गए ना, तो इस तरीके से आप फिर वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ये तरीका भी आपको सीखना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब इसे देखिएगा, ये 2025 के एग्ज़ाम का पूछा गया प्रश्न है। इसको तो डायरेक्टली ऑप्शन से चटका सकते हैं, इसमें कुछ करने की आवश्यकता वैसे है नहीं। ए और बी का रेशियो 9 4 है, ए और सी का रेशियो यहाँ पर 3 और 2 दिया गया है। ए बी सी का रेशियो चाहिए हमें, है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली देखिए, ए और बी का रेशियो कितना है 9 और 4 है। हमें ए और बी का रेशियो देखना है कहाँ पर, किस ऑप्शन में 9 और 4 दिखा रहा है ना। ए और बी शुरू में ही है, मतलब सिर्फ शुरू के 2 को पकड़ना है। शुरू के 2 में जहाँ पर 9 4 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। काहे झंझट करें हम लोग, काहे सॉल्व करें, जब ऑप्शन से काम हो जाना है। तो देखिए यहाँ 12 8 है, 4 से कटेगा दोनों, तो 4 3 12, 4 दूना 8, 3 और 2 आया, 9 4 चाहिए था हमें, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। इसके बाद 27 12 है, किससे कटेगा यहाँ पर 3 से कटेगा, तो 3 9 27 और 3 चौके 12, तो 9 और 4 का रेशियो यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ 8 12 है, शुरू वाला वैसे भी कम है ना, तो वैल्यू कम आएगी, जबकि यहाँ पर देखा जाए तो a बड़ा है b से, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ऐसे ही a छोटा है यहाँ पर b से, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं ले सकते। सिर्फ एक ही ऑप्शन में 9 और 4 का रेशियो आ रहा है, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलिए इस सवाल को ओरली लगाने वाला अप्रोच आपको बताते हैं। पहले सवाल पढ़िए। 2 परीक्षार्थियों जे एंड के अंक 15 और 17 के अनुपात में है।
मतलब जे को 15 यूनिट नंबर मिले और के को यहाँ पर 17 यूनिट अंक मिले। कह रहा है कि जे के अंक 300 हैं तो के अंक कितने होंगे। सबसे पहले जे और के का यहाँ पर रेशियो देखिए कितना है, 15 और 17, 15 एंड 17। ये जे का है, ये के का है। जे को एक्चुअल में 300 नंबर मिल रहा है, यूनिट में देखा जाए तो 15 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में 300 नंबर, मतलब इसी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 300 के बराबर। कितना गुना हो रहा है इधर, या फिर यूं कहें कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 की वैल्यू अगर 300 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 300/15 जो कि 20 आएगा। या फिर यूं कहें कि 15 से ये कितना गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है। रेशियो में जब इधर 20 से गुना होगा तो पक्का है कि इधर भी 20 से गुना हो जाएगा आपका, क्योंकि रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो सीधे सीधे यहाँ पर इसमें भी 20 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 17 दूना 34, 340 हो जाएगा। बस खत्म कहानी। 340, के का नंबर कितना होगा, 340। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए हमें पूछा क्या है, के का नंबर पूछा गया है और के का रेशियो अगर देखा जाए तो 17 है। मतलब यहाँ पर के का जो अंक होगा उसमें कहीं ना कहीं 17 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी वो नंबर जो के का अंक होगा वो 17 का डिविजिबल होगा, मतलब 17 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर होगा, है ना। चलिए देखते हैं, इसको 17 से अगर काट के देखेंगे तो 17 से ये नहीं कटने वाला किसी भी हालत में, फ्लॉप हो गया पहला ऑप्शन। ये भी 17 से आपका नहीं कटेगा, चाहे काट के देख लीजिए, नहीं कट पाएगा पूरा। ये भी 17 से नहीं कटेगा। 17 दूना 34, यही एक नंबर है जो 17 का मल्टीपल है, 17 से डिवाइड होने वाला नंबर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देख कर लगा सकते थे, के का पूछा गया है, के 17 यूनिट है, 17 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, खत्म हो गया, है ना। इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी। या फिर ओरली ऐसे भी लगा सकते हैं कि जे दिया है 300, मतलब 15 की वैल्यू 300 है, तो 15 की वैल्यू 300 है, अगर कितना गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, मतलब 17 भी 20 गुना हो जाएगा। 17 दूना 34, 340 ओरली बन जाता है। ये 2-3 सेकंड का सवाल था। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये है शानदार सवाल, है ना। a/6, b/10 और c/4 दिया गया है, ये तीनों बराबर हैं, है ना। आपको बोला गया है यहाँ पर a + b + c/a की वैल्यू निकालनी है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, पहले तो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, है ना। क्योंकि तीनों चीज़ें बराबर हैं और डिवाइड में है कुछ ना कुछ, तो आपको a b c तीनों का रेशियो का तरीका बताते हैं निकालने का, है ना। a रेशियो b रेशियो यहाँ पर c। देखिए, a के डिनोमिनेटर में जो है उसको a के नीचे लिख दीजिए, 6 हो गया। b के डिनोमिनेटर में 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। अगर बराबर हैं तीनों तभी ये चीज़ करना है। c के डिवाइड में 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। बस इनका रेशियो आ गया हमारे पास, है ना। इसको थोड़ा सा अगर काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएंगे तीनों के तीनों, है ना। तो 2 से 3 बार में कटा, 2 से 5 बार में कटा और 2 से 2 बार में कटेगा। तो फाइनल जो हमारा रेशियो है ए बी सी का वो कितना है, 3, 5 और 2 है। मतलब ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 2 हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ पर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में दी गई है और उसकी वैल्यू पूछी जा रही है और आपको इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो रेशियो के टर्म में दिए हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऊपर और नीचे जो भी वेरिएबल्स हैं उनका पावर सेम होना चाहिए। बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। पावर यहाँ पे अलग अलग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हो गया तब यहाँ पे नहीं लगा सकते इस तरीके से, है ना। यहाँ पर देखिए 1 1 1 सबका पावर 1 है, नीचे भी 1 पावर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू रखिए, बिंदास रखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी तीनों को जोड़ना है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 2, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 और 5 यहाँ पे 8, 8 और 2 हो जाएगा 10। मतलब a + b + c आ गया हमारे पास 10, डिवाइड बाई a रखना है और a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 10/3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। इस सवाल को लगाने के बेशक कई सारे तरीके हैं, लेकिन आपको सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे बताया जाएगा। x रेशियो 2y = 4:9 है,
2:x 3:4 है, तो y का मान कितना होगा, है ना। कई सारे तरीके हैं इसको लगाने का। आप चाहे तो x डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9 रख के वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शन का तरीका हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 नंबर हैं और कुछ इस तरीके से हैं, a है और b है, इन दोनों के बीच में रेशियो है। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर प्रोपोर्शन लगा है ना, और इसके बाद ये दिया है C/D, इस तरीके से लगा है ना, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन कंबाइंड है। इसका मतलब ये होता है कि A/B यानी A डिवाइड बाई B ये बराबर होगा किसके, C डिवाइड बाई D के, इस तरीके से। इसका भी मतलब यही है, बराबर अगर लगा है तो आप समझिए वहाँ पे प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब अगर यहाँ से D को इधर ले आए तो A इंटू डी हो जाएगा, है ना, बराबर B को उधर भेज दें तो B इंटू सी हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब बड़े गौर से इस डेटा को देखिए, यहाँ पे जो रिजल्ट निकल कर आया इसको देखिए कि A और D का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब शुरू वाले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई हो रखा है, बराबर इन दोनों अंदर वालों को मल्टीप्लाई हो रखा है। यानी हमें इतना लंबा चौड़ा झंझट क्यों करना, पहले डिवाइड में ले आओ फिर मल्टीप्लाई में ले आओ। आप डायरेक्ट करिए ना कि बाहर की मल्टीप्लाई अंदर की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यही काम हमें यहाँ पे करना है, तो यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं। बाहर की मल्टीप्लाई यानी x इंटू 9, तो ये हो जाएगा 9x, है ना, बराबर इधर देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ भी देखिए ये हो जाएगा अंदर की मल्टीप्लाई यानी कि 3x, ये हो गया 3x, बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, कंपेयर भी कर सकते हैं आप, कुछ और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, अगर हम ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास 9x है लेकिन यहाँ पर 3x है ना, यहाँ पे 3x है, हम एक काम करते हैं यहाँ पे भी 9x बना लेते हैं। तो 9x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9x, और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 24, है ना। मतलब इस 9x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ से 8y हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 24/8 यानी कि 3 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अब आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो तरीका अगर आप अच्छे से सोच पाते हैं तो इससे भी आसान तरीका ये है। यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करना है बड़े ध्यान से, है ना। पहले तो लिख लीजिए x डिवाइड बाई 2y है ना, x अपॉन 2y है, बराबर यहाँ पर कितना 4/9 है ना। बड़े ध्यान से देखते जाइएगा सारी चीज़ों को। इसको भी लिखिए, यहाँ पे कितना है 2/x है, और बराबर यहाँ पे 3/4 है ना, 3/4 है। अब एक बात बताइए, जो x है, x यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो x के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ऊपर देखा जाए तो 2 यूनिट की वैल्यू 3 है ना, 2 यूनिट की वैल्यू 3 है। यहाँ पर 2y की वैल्यू 9 है ना। इनको मत देखें क्योंकि हमने x को बराबर कर रखा है, ये पहले से ही बराबर है, अगर ना होता तो बराबर कर लेते हैं, है ना। ऑब्जर्व करिए, 3 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 के बराबर, या 2 की वैल्यू 3 के बराबर, कुछ भी कह सकते हैं। हमें यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2y है। अगर दोस्तों यहाँ पर इसको 9 बनाना चाहें तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है, करना पड़ेगा। तो इधर ये बन गया 9, मतलब इसके बराबर आ गया कि नहीं, इसके बराबर आ गया। और इधर वाले ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2y और 3 इंटू 2 है ना। तो 2 तो पहले से है, मतलब इसके साथ y मल्टीप्लाई हुआ है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 के साथ इसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 के साथ y मल्टीप्लाई हुआ है, तो मतलब y की जगह पर क्या रखा है, 3 रखा है। ख़त्म, कहानी हो गई। ये ऑब्जर्व करना था, बस आपको देखना था, है ना। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
7200 रुपये को PQR के बीच में 1/2, 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना होगा? जो लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होते हैं उनके लिए सवाल सिर्फ 5 सेकंड का है, उससे भी कम लगा सकते हैं आप लोग, है ना। 3 सेकंड के अंदर भी निपटाया जा सकता है। देखिए PQR, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो इन फ्रैक्शन वाले रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। PQR का रेशियो कितना है यहाँ पे? 1/2 है ना, फिर रेशियो यहाँ पे 4 है और फिर रेशियो यहाँ पर 3/2 है ना। हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी गई है इनको हटाना है, सिंपल करना है। क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हम एक काम करते हैं, 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दें। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसमें तो कुछ काटने पीटने के लिए है नहीं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, तीनों में 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को हटाना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कटा, 3 आ जाएगा। तो PQR का रेशियो 1, 8 और 3 आ गया। ये जो 7200 रुपये की वैल्यू है इसको तीनों में बांटा जाता है, मतलब तीनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 7200 रुपये। अगर रेशियो में टोटल देखा जाए तो 8 1 9, 9 3 12 हो जाएगा। तो 12 ये रेशियो में टोटल है, लेकिन एक्चुअल में कितने रुपए हैं टोटल? यहाँ पे 7200 रुपये। 12 की वैल्यू 72 है, 1 की वैल्यू 12 छके 72 यानी 600 रुपया। पूछा किसका गया है? आर का। आर का मतलब ये थर्ड वाला है ना, 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 600, तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 1800, 6 3 1800 हो जाएगा। 1800 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। आगे बढ़िए, इसको देखिए। यहाँ पर ये जो सवाल है, अब ये सवाल वैसे तो फ्रैक्शन का है लेकिन आपको रेशियो में बना के दिया गया है। GD 2024 का प्रश्न। पृथ्वी के पास नाशपाती और आडू 10-13 के रेशियो में, सेलीन के पास नाशपाती और आडू वही रेशियो है, नाशपाती और आडू का ही रेशियो है, यानी पियर्स और पीचेस का रेशियो 7-9 के अनुपात में। विक्रम के पास नाशपाती और आडू का ही, यानी नाशपाती और आडू का तीनों के पास अलग अलग रेशियो है, 5-7 है। किसके पास नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में है ना। रेशियो कौन सा फ्रैक्शन अधिक होगा यही तो हमें बताना है, और ये तो नंबर सिस्टम में सिखाया जाता है। कैसे? देखिए, नाशपाती और आडू, ठीक है। तो पहले वाले के पास, पृथ्वी के पास नाशपाती और आडू कितना है? 10:13। आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखिए, ये नाशपाती है, ये आडू है, ध्यान रखिएगा। सेलीन के पास, ये किसके पास है? पृथ्वी के पास है ना। फिर इसके बाद सेलीन के पास देखते हैं। सेलीन के पास 7:9 है, 7:9। फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरा कौन है? विक्रम। विक्रम के पास 5:7 है, 5:7। आपको यहाँ पे बताना है किसके पास, पृथ्वी, सेलीन और विक्रम में से किसके पास नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में है। मतलब हमें इनमें से बताना है कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, है ना, कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि सब के सब जो फ्रैक्शन दिए गए हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, क्योंकि प्रॉपर में अलग कॉन्सेप्ट लगता है, इम्प्रॉपर में अलग कॉन्सेप्ट लगता है ना। प्रॉपर क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। 13 ये 10, मतलब ऊपर वाला छोटा, ऊपर वाला छोटा है, मतलब समझ लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। इसमें भी छोटा है, इसमें भी छोटा है ना, नीचे वाले से ये छोटा है, तो तीनों के तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको देखिए, आपको डिफरेंस देखना है। यहाँ कितने का अंतर है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 का, है ना। फिर इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, 9 - 7 2 का अंतर। यहाँ भी 2 का अंतर है। अब ये जो अंतर आपने निकाल रखा है इनका ले लीजिए एलसीएम। 3, 2 और 6, हमें अंतर बराबर करना है। हमें अंतर बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा? तीनों का एलसीएम ले लीजिए जो अंतर है। 3, 2 और 2, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? हमारे पास 6 आ जाएगा। अब आपको देखना है डायरेक्टली 1 सेकंड में आंसर आएगा, देखते जाइएगा। क्या करना है आपको? ये जो 6 है इसको ध्यान में रखिए। ये जो अंतर है, इस अंतर को अगर हमें 6 बनाना है एलसीएम के बराबर, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस 3 को अगर 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई। आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ ना करके सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 20, है ना। क्लियर? यहाँ 2 है अंतर, इसको 6 बनाना है इसी के बराबर,
6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई, 3 से। 3 का मल्टीप्लाई बस ऊपर कर दीजिए, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। इसको भी 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए 5 से, यानी कि 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब इनमें से आपको देख लेना है कौन सबसे बड़ा है, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा जो नंबर होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। 21 सबसे बड़ा इनमें दिख रहा है 20, 21 और 15 में, मतलब इसके सामने वाला 7:9 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा नाशपाती और आडू का रेशियो किस में होगा, सेलिना के पास, सेलिन के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ ठीक है। यदि 70,000 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यहाँ पर ए और बी का रेशियो 2-3 है, बी और सी का रेशियो 4-5 होता है, तो इसमें से ए का हिस्सा क्या होगा। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है, आप डायरेक्टली भी इसको बता सकते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी हैं, है ना। तो ए और बी का अलग रेशियो दिया है, बी और सी का अलग रेशियो दिया है, तो हमें पहले ओवरऑल तीनों का रेशियो निकाल लेना है एक साथ। ए बी और सी तीनों का रेशियो निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे देखते जाइए। ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 3। बी और सी कितना है, 4:5 है, तो यहाँ पर हो गया 4-5। अब क्या करना है, फिर से वही शिफ्टिंग मेथड, इस 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, इस 4 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना ये हो जाएगा 8, है ना, ये हो जाएगा आपका 12, फिर इसके बाद ये हो जाएगा आपका 15, है ना। तीनों का रेशियो हमने एक साथ निकाल लिया ए बी सी का। अब क्या करना है, टोटल कितने रुपए हैं, यहाँ पे 70,000, है ना। ये हमारे पास अगर देखा जाए रेशियो में कितना टोटल है, तो यहाँ पर 12 और 15 27 हो गया, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35, तो टोटल ये हो गया 35। लेकिन एक्चुअल में यही टोटल कितना है, 70,000 रुपये के बराबर। कितने गुना हो रहा है, 2000 गुना। भाई 35, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 70,000 को 35 से डिवाइड करेंगे, 35 दूना 70, यानी 2000 आ जाएगा। हमें पूछा क्या था, ए का हिस्सा, जो कि 8 यूनिट है। एक की वैल्यू 2000 है, तो 8 की वैल्यू 8 दूना कितना हज़ार, 16,000 हो जाएगा बस। तो यहाँ पे 8 की वैल्यू 16,000 आ जाएगी, है ना। 16,000 का मतलब क्या, किसका हिस्सा, ए का हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। आइए ये सवाल देखा जाए। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग है ना। जीडी 2024 का है। मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4,000 रुपये कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी होगी। ठीक है, बेसिक बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है, बस तरीके सीखिए यहाँ पे। ठीक है, देखते जाइए किस रेशियो में है मनोज और पारस, 12 और 7 के रेशियो में यहाँ पर हैं, है ना। फिर इसमें कह रहा है यदि पारस की आय जो है मनोज से 4,000 रुपये कम है। रेशियो में पहले देखिए कितना कम है, ये किसका है, मनोज का है ना, और ये किसका है, पारस का है। जाहिर सी बात है मनोज से कम है पारस का, कितना यूनिट कम है, 12 - 7 करेंगे तो 5 यूनिट कम है। लेकिन एक्चुअल में कितना कमी है, कम है 4,000 रुपये, है ना, आय मतलब इनकम। तो 5 की वैल्यू यहाँ पर 4,000, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 × 8 = 40, यानी 800 रुपया हो गया। तो मनोज और कितने, पारस की कुल आय पूछा था। अच्छा, टोटल हमें निकालना है, तो टोटल यहाँ पर पहले रेशियो में टोटल देखिए कितना है, 12 और 7 19, 19 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे। 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 × 800, यानी कि 19 × 8 = 152, मतलब 1,52,000 नहीं, 15,200, बस इतना आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक चीज़ और, हमें टोटल पूछा गया था ना, तो टोटल यहाँ पर कितना होगा, 12 और 7 19, 19 का मल्टीपल ढूंढना था हमें, है ना। ये जो है 19 के मल्टीप्लाई में नहीं आता, तो ये वैल्यू नहीं होगा आंसर। ये भी नहीं आता 19 के मल्टीप्लाई में, मतलब ये संख्या 19 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये भी 19 का मल्टीपल नहीं है। 19 × 8 = 152, मतलब 800 आएगा। ये 19 से कटने वाला नंबर है, तो यही आपका आंसर होगा, है ना। बाई ऑप्शन भी इसको लगाया जा सकता था, ये तो हम तरीका आपको बता दिए हैं। हमें टोटल भाई पूछा गया था ना, तो टोटल कितना होगा दोनों का, 12 और 7 19 यूनिट, 19 यूनिट मतलब 19 से मल्टीप्लाई हुआ होगा वो नंबर। निकाल लीजिए, कौन सा चेक कर लीजिए। आगे चलिए नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर 15 ये देखा जाए, निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी अनुपात में है जिस अनुपात में 4/7 5/16 से अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी रेशियो में है जिस रेशियो में ये जो 4/7 है 5/16 से है ना। आप तो तरीके से भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 1/64 से उसी रेशियो में 1/64 से कुछ रेशियो में है वो वैल्यू, मान लेते हैं कि x रेशियो में है वो फ्रैक्शन, उसी रेशियो में है जिस रेशियो में 4/7 किस से 5/16 से। तो 1/64 से बोला था तो हमने उसको पहले लिखा, यहाँ 5/16 से बोला है तो जिससे बोला जाए उसको पहले लिखेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि जिससे बोला गया था तो उसको पहले लिखे थे 5/16 और रेशियो यहाँ पे कितना 4/7। ये जो 4/7 है जिस रेशियो में 5/16 से है उसी रेशियो में उस फ्रैक्शन को निकालना है जो 1/64 से होगा, है ना। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे अब आपको एक तरीका बताते हैं, बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों की मल्टीप्लाई करके बराबर कर लेते हैं, है ना। देखते हैं यहाँ पर बाहर की मल्टीप्लाई यानी कि 1/64, ये तो तरीका आपको बता रहे हैं, इंटू यहाँ पर 4/7, है ना, बराबर किसके होगा x मल्टीप्लाई यहाँ पे 5/16, अंदर की मल्टीप्लाई हो गई, है ना। काटा पीटी कर लेंगे, देखते जाइए। 16 से 4 बार में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर के इस पार काटा जा सकता है। 4 से यहाँ पर 4 भी कट जाएगा, तो x को अगर वहीं रखें, यहाँ 1 बचा है 5 नीचे आ जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में। तो अगर यहाँ x को रखते हैं हम लोग तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 तो ऊपर है ही, 7 नीचे पहले से है, 5 भी नीचे आएगा तो 7 × 5 35 होगा। यानी वो फ्रैक्शन कौन सा है 1/35 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए तो इस तरीके से सवाल को लगाना है। हाँ, यहाँ पर गलती आप ये मत करिएगा कि यहाँ पे 4/7 को पहले लिख दें, गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करना है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। अब यहाँ पर परसेंटेज वाले थोड़े से सवाल हैं, इनको लगाने के एक ओरल वाला तरीका आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आपको और कुछ नहीं करना, पहले समझ लीजिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है, फिर इसके बाद डायरेक्ट आपको करवाएंगे। यदि x का 45% है ना, यहाँ पे बोला गया कि भैया जो x का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 45% जो है 45% जो है ये किसके बराबर है y के का मतलब ये मल्टीप्लाई 15% के बराबर है ना। बस यही इतना ही काम है। अब इससे अगर हम x रेशियो y निकालना चाहें तो पहले तो परसेंट से परसेंट ख़त्म होगा, है ना। और बड़े गौर से देखिए कि अगर x को यहीं रहने दें और y को नीचे ले आएँ तो क्या होगा हमारे पास, इधर तो 15 था, है ना, और ये आपका 45 नीचे चला जाएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो x रेशियो y है, आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी डायरेक्ट करने वाले हम लोग, है ना, सिखाने वाले। x कितना है 15 है यहाँ पे, है ना, y कितना है 45 है यहाँ पर। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, कितना आया यहाँ पे 15 से दोनों कटेंगे, 15 एक कम 15, 15 3 45। x और y का रेशियो पूछा था 1:3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट तरीका बताते हैं। देखिए, जब भी आपको x का कुछ परसेंट बराबर y के कुछ परसेंट के बराबर दिया हो तो क्या करना है, और अगर आपको x रेशियो y चाहिए तो आपको डायरेक्ट लिखना है y के बगल में जो है उसको x के नीचे लिख दीजिए, है ना। y के बगल में 15 है तो उसको x के नीचे लिखेंगे, और x के बगल में जो है उसको y के नीचे लिख दीजिए। उल्टा करना है आपको, x के बगल में 45 है तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। बस आपका रेशियो आ गया। इतना ही करना था, इतना झंझट नहीं करना था आपको। ये होता है स्मार्ट तरीके, काटेंगे तो वही 1:3 आ जाएगा। समझे? आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 17 ये रहा दोस्तों, पीतल में तांबे और जस्ते का रेशियो, मतलब कि जिंक और ब्रास का रेशियो 25:12 है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी, है ना। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे आपको जिंक और ब्रास
जिंक और ब्रास, क्योंकि जिंक और ब्रास मिलाकर ही पीतल बनता है, कॉपर बनता है ना। तो यहाँ पर बोला गया कि तांबे और जस्ते का रेशियो कितना है, 25 और 12 है। तो ये हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पे 12। इसके बाद बोला कि 370 किलोग्राम पीतल में, 370 किलोग्राम पीतल में, ये बताइए 370 किलोग्राम ये टोटल है, पीतल है। तो पीतल किससे मिलाकर बना है, यहाँ पर तांबे और मतलब तांबे और जस्ते से मिलाकर, जिंक और एक सेकंड, कॉपर और जिंक है ना, इन ब्रास, ब्रास का मतलब पीतल हो गया, ठीक है। यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, आप इसको यहाँ पे तांबा, तांबा का मतलब कॉपर होता है, तो ये हो गया कॉपर, और फिर इसके बाद ये जिंक। कॉपर और जिंक 25 और 12 के रेशियो में है ब्रास में, ब्रास का मतलब पीतल में, है ना। पीतल हमारे पास कितना है, ब्रास टोटल 370 किलो है। अब इसमें देखिए अगर इन दोनों का टोटल देखा जाए, क्योंकि इसी रेशियो में दोनों मिल के बने हैं ब्रास, 25 और 12 कितना होगा यहाँ पे 37 हो जाएगा। तो 37 की वैल्यू टोटल 370 है। एक की वैल्यू मतलब, या फिर यूँ कहें कि 10 गुना हो रहा है ये। हमें चाहिए क्या, तांबे की मात्रा, तांबा मतलब यहाँ पे कॉपर, है ना, कॉपर चाहिए हमें, मतलब ये 10 गुना हो रहा है तो यहाँ भी 10 गुना होगा, तो 25 का 10 गुना कितना होगा, 250 हो जाएगा। बस इतना ही करना था आपको, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया, आगे बढ़िए, वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा। अभी 3 प्रश्न ज़बरदस्त और करने वाले हैं हम लोग। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल ऐसा है कि यहाँ पर आपको कई सारे तरीके मिलेंगे इसको लगाने का, है ना, लेकिन सबसे बढ़िया अप्रोच हम आपको बताएंगे। पहले तो तरीका सीख लीजिए कि आखिरकार लगाया कैसे जाएगा ये, फिर आपको ऑप्शन वाला तरीका बताते हैं, जिससे बड़े आसानी से ये सवाल लग जाएगा। 2 संख्याओं का योग और उनके बीच के अंतर के 6 गुने के बराबर है। अच्छा, जो सम है, मान लीजिए हमारे पास 2 संख्या हैं ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी हैं, तो इनका जो सम है वो इनके अंतर का, यानी a माइनस बी का कितना गुना है, 6 गुना है, ठीक है। अंतर का 6 गुना है योग, तो अंतर को हम 1 यूनिट अगर मानेंगे तो योग कितना होगा, इसका 6 गुना, 1 का 6 गुना कितना होगा, 6 हो जाएगा, है ना। यही तो है, इसका मतलब यही हो गया, है ना। चलिए, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ पर कंपोनेंटो डिविडेंडो का सहारा लेंगे, क्योंकि हमें दोनों संख्याओं का रेशियो चाहिए। दोनों संख्याओं का रेशियो मतलब ए और बी का रेशियो चाहिए हमें, है ना। आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, देखते जाइए। कंपोनेंटो डिविडेंडो ये कहता है कि अगर आपके पास 2 रेशियो दिए गए हैं इस तरीके से, है ना, यहाँ पर C/D दिया गया है, इस तरीके से आपको बराबर दिए गए हैं। अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया जाएगा तो ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा एक बार, ये होता है कंपोनेंडो, ठीक है। अपॉन में बी लिख सकते हैं, पहले कंपोनेंडो सिखाते हैं। कंपोनेंडो क्या होगा, क्योंकि 2 अलग अलग चीज़ें हैं ना, एक डिविडेंडो भी है, कंपोनेंडो भी है ना। तो कंपोनेंडो अगर लगाएंगे तो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन यहाँ पर b रहेगा, बराबर यहाँ पे कितना होगा, c प्लस डी अपॉन यहाँ पर d हो जाएगा। इसी तरीके से आप डिविडेंडो लगा सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में लगेगा, इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर दोनों को साँटा जाए, कंपोनेंटो डिविडेंडो को, तो क्या होगा। ये ऊपर जाके जुड़ेगा, मतलब a प्लस बी हो जाएगा, और एक बार इसी में घट जाएगा, यानी a माइनस बी हो जाएगा, बराबर इसमें भी वही होगा। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो c प्लस डी होगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों को घटा लेंगे तो c माइनस डी होगा, ठीक है। अब अगर एक बार यही चीज़ और परफॉर्म किया जाए, कंपोनेंटो डिविडेंडो एक बार और लगाया जाए, तो जब एक बार और इसी में लगाएंगे तो हमें ये मिलेगा। क्लियर है, सेम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, मतलब एक बार हम इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a रेशियो b मिल जाएगा। तो एक बार दोनों साइड लगा लीजिए, जब इसमें लगाएंगे तो हमें तो पता है कि a रेशियो b मिल जाएगा हमें, है ना। इसमें क्या करना है, कैसे लगाते हैं कंपोनेंटो, ऊपर प्लस है तो एक बार इन दोनों को जोड़िए, यानी कितना होगा यहाँ पे 6 1 7, फिर नीचे इन दोनों घटा लीजिए, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, तो a रेशियो b डायरेक्ट आ गया 7 रेशियो 5। क्लियर सभी को अच्छे से। बाई ऑप्शन वाला तरीका क्या है, चलिए इसको भी सीख लेते हैं, है ना। आपको यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि भैया ये 5/2 है ना, बड़े ध्यान से देखते जाना है। ये 3/7 है ना। आपको डिवाइड भी नहीं लिखने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली रेशियो में ही जोड़ सकते हैं। यहाँ 4/9 है, यहाँ कितना है 7/5 है,
बड़े गौर से देखिए, क्या बोला था, जो योग है यानी सम वो डिफरेंस का 6 गुना है। अगर डिफरेंस 1 यूनिट होगा तो योग कितना होगा, 6 यूनिट होगा, यानी 6 से कोई कटने वाला नंबर आएगा टोटल। अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, इन दोनों का टोटल 7, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 13। इसमें ये बताइए कि जो सम था वो 6 यूनिट था, 6 से कटने वाला कौन सा नंबर है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 13 है, यहाँ 12 है, तो सिर्फ यही 12 ही तो है जो 6 से कटने वाला नंबर है, मतलब 6 का मल्टीपल है। बस यही आंसर हो जाएगा। 7 6 से नहीं कटता, 10 भी नहीं कटता, 13 भी नहीं कटता। इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, ये भी एक ज़बरदस्त सवाल है, जीडी 2021 का है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा? आया है, बहुत बढ़िया सवाल है ना। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, ए है और बी, ये 2 संख्याएं हैं, एक तो तीसरी संख्या और भी है जिससे ये कुछ परसेंट अधिक हैं, है ना। तो जिससे अधिक हैं उसको हम लोग मान लेते हैं कि 100 है, ये 100% है ना। इस 100% से पहला संख्या कितना अधिक है ना, पहले संख्या 8% अधिक है बोला गया ना। 100 से 8% अधिक करेंगे तो 108 बनेगा, पहली संख्या 108 है। और दूसरी संख्या जो है इसी से, तीसरी से 28% अधिक है, तो 100% में 28% ज़्यादा करेंगे। परसेंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, परसेंट 28% अधिक करेंगे तो यहाँ पर 128 आ जाएगा। इन्हीं दोनों का हमें रेशियो चाहिए था और कुछ नहीं करना हमें, है ना। तो देखिए 12 नहीं हो 108 है ना, 12 से कटेगा क्या, नहीं 4 से कटेगा, दोनों 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 दूना 8, 28 हो गया, 4 सत्ते 28, 27 शुरू में आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको भी 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 दूना 8, तो 27 रेशियो 32 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। एक सवाल दोस्तों इस क्लास के अंदर और हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सवाल नंबर 20 देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारा सा सवाल है। दो संख्याएं x और y इस प्रकार हैं कि x का 3% और y के 2% का जो टोटल है वो x के 2% और y के 6% के योग का 2/3 है। x का 3 गुना और y का 2 गुना का अनुपात कितना होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर x का 3% का, इसको देखिए बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पे, है ना। ये बताइए का मतलब मल्टीप्लाई, अगर x से 3% मल्टीप्लाई होगा अगर, तो क्या होगा हमारे पास, ये बनेगा 3x, है ना, 3x बनेगा। परसेंट नहीं लिखिए, क्यों नहीं लिखिए, क्योंकि हर जगह परसेंट है वो आपस में कट जाएंगे। अगर आप परसेंट लिख के भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख के एक बार बता देते हैं, है ना, देखते हैं। तो ये हो गया, और y का 2%, y का 2% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y% आ जाएगा, 2y% आ गया। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, यहाँ पे बराबर है यहाँ पर x के 2%, x का 2% कितना होगा, 2x% हो जाएगा, और y का 6% यानी कि 6y% के योग का कितना है, यहाँ पे 2/3 है। 2/3 का मतलब यहाँ पर हो गया 2/3, बस 2/3। एक बात बताइए, यहाँ भी दोनों में परसेंट है तो परसेंट को कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ भी दोनों में परसेंट है तो परसेंट कॉमन आ जाएगा। अगर परसेंट कॉमन आ गया है तो दोनों साइड से परसेंट को काट सकते हैं, तो बचा कुछ नहीं हमारे पास। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर देख सकते हैं कि x का 3 गुना और y का 2 गुना चाहिए। x का 3 गुना और y का 2 गुना चाहिए। तो अगर देखा जाए यहाँ पर इस 3 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 3 को अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 9x होगा, प्लस यहाँ 3 दूना 6y बराबर, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए 4x, क्योंकि परसेंट कट चुके हैं, और ये हो जाएगा 6 दूना 12y, है ना, 12y। x और y अलग अलग कर लीजिए, यहाँ होगा 5x, है ना, ये हो जाएगा 5x बराबर, इधर कितना होगा, 4x इधर आके घट जाएगा ना, ठीक है, और उधर हो जाएगा 12 में से 6 गया तो 6y हो जाएगा। तो x रेशियो y कितना आ गया, x रेशियो y कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 6 रेशियो 5 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला था, x का 3 गुना,
x का 3 गुना करिए तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई तो 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई, y का 2 गुना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आया देखिए, 2 से कट जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 से ये 3 बार में कटेगा तो 3 तिया यहाँ पर हो गया 9, डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी 3x और 2y का रेशियो 9:5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर सवाल तो है सिंपल सा, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ आप लोग कर जाते हैं। सवाल दिया गया है दो संख्याओं का रेशियो 5 और 6 है, यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर गलती आप ये करते हैं कि जैसे अगर आपको दिया रहता है दो संख्याओं का अनुपात और उनका कभी कभी योग दे देता है, मतलब सम दे देता है, और अंतर दे देता है यानी डिफरेंस दे देता है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं यहाँ पर कि इन दोनों रेशियो का सम ले लेते हैं और इसके बराबर कर देते हैं, या फिर जो भी उसका योग दिया होगा उसके बराबर कर देते हैं। अंतर दिया है तो इनका अंतर ले लेते हैं और डायरेक्टली जो गिवन है एक्चुअल में अंतर उसके बराबर कर देते हैं। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको प्रोडक्ट दिया हो, गुणनफल दिया हो दोनों संख्याओं का, या फिर स्क्वायर का सम दिया गया हो, क्यूब का सम दिया गया हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे देखिए अगर दो संख्याएं 5 और 6 के रेशियो में है तो दो संख्याएं हो क्या जाएंगी, दोनों में हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक संख्या 5x हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, वो किसके बराबर है, 1920 के बराबर, है ना, 1920 के बराबर। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए 5 6 के 30, है ना, 30 से अब यहाँ पे 30 उधर चला जाएगा तो मतलब 1920 और डिनोमिनेटर में कितना होगा, 30 हो जाएगा। आंसर कितना आया, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पर 64 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √64 आएगा, कितना, 8 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या हमने 5x माना था, दूसरा संख्या हमने 6x माना था, तो दोनों का योग कितना होगा, 5x प्लस 6x यानी कि 11x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 इंटू एक्स हो जाएगा। तो 11 इंटू एक्स कितना है, 8 के बराबर, यानी आंसर कितना आ गया, 88। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे, हालांकि लगा भी सकते हैं अगर ऑप्शन वैसा दिया होगा तो। यहाँ पे आपको योग पूछा गया है और संख्याओं का रेशियो कितना दिया है, 5 और 6। अगर इसका यूनिट में सम देखें तो 5 और 6 यानी कि 11 यूनिट होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 11 का कोई मल्टीपल होगा, है ना। अब 11 का मल्टीपल अगर चेक करने लगेंगे तो ये भी 11 का मल्टीपल है, 99 भी 11 का मल्टीपल है, 88 भी है, 84 भले नहीं है तो इसको काट सकते हैं, तो इससे क्या ही फायदा हुआ, है ना, फिर भी इसमें कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। इसलिए आपको पूरा करना पड़ेगा और पूरा करने का तरीका ये है हमारे पास। आई होप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस सवाल को। आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग आपको दे रखा है 810 के बराबर। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली दो संख्याएं मान लेनी है, दो संख्याएं यानी कि 3x, है ना, पहला 3x हो गया और दूसरा 1x हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे x लिख सकते हैं, 1x लिखिए, x लिखिए, एक ही मतलब है ना। इनके वर्गों का योग यानी इनका हम लोग यहाँ पे पहले तो स्क्वायर करेंगे, है ना, और दोनों का सम ले लेंगे। ये वैल्यू गिवन है हमें 810 के बराबर, जैसा बोला था सवाल वैसा कर दिए। 3 का स्क्वायर 9, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, टोटल हो गया यहाँ पर 10x स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 810 के बराबर। 10 से कट जाएगा ये 81 बार में, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, √81 यानी कि 9 हो जाएगा। x की वैल्यू 9 आ गई है। दोनों संख्याओं का योग पूछा गया था, पहला 3x दूसरा 1x, तो 3x और 1x कितना होगा, 4x हो जाएगा, यानी योग कितना आया, 4x आ गया। तो 4 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 36 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। SSCGD 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का भौतिकी की पुस्तकों की संख्या से अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ना, भले इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है लेकिन सवाल बहुत आसान है। कह रहा है गणित के पुस्तकों की संख्या का 25%,
है ना। अच्छा एक बात बताइए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4 के बराबर, होती है कि नहीं, है ना। यहाँ पर गणित के पुस्तकों का यानी कि मैथ्स की जो बुक्स हैं उसका कितना 1/4 यानी 25%। ये किसके बराबर है यहाँ पर? भौतिकी के पुस्तकों की यानी कि फिजिक्स के जो बुक्स हैं उनके 2/3 के बराबर है, यानी कि 2/3। 2/3 का मतलब 2/3 हो गया ये। बस हमें क्या पूछा था? गणित पहले और भौतिकी बाद में, रेशियो। तो गणित पहले मतलब ऊपर रहेगा और भौतिकी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा? बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये, इसमें कुछ नहीं था, है ना, बहुत आसान सा था। 4 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 4 दूना 8 हो गया और नीचे रहेगा 3, यानी कि 8/3 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। डी ऑप्शन मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले मैथ्स फिर बाद में यहाँ पर भौतिकी पूछा गया है ना। तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, उल्टा पुल्टा कर देता है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर गलत करके आ सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 6, 4 और 10 के अनुपात में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है। आपको इसमें कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर अगर देखा जाए इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। कैसे? देखिए, तीनों के तीनों 2 से कट जाएंगे, 2 से इस 6 को काटेंगे 3 आएगा, है ना। सिंप्लीफाइड रेशियो में लिखते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा और 10 को अगर 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो सिंप्लीफाइड रेशियो है वो 3, 2, 5 है। आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो संख्याएं ही हैं और संख्याओं का अनुपात ये है। अब देख लीजिए कि किस ऑप्शन में ये वाला रेशियो मिल रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर शुरू में 3 और 2 मिलेगा हमें। 3 और 2 देखिए, अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो 0, 0 कट जाएगा, 4, 2 मिलेगा, या फिर 2 और 1 मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसी तरीके से 30, 30 है, मतलब 1, 1 का रेशियो मिलेगा, जबकि हमें 3, 2 का रेशियो चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो 3, 2 मिल जाएगा रेशियो, है ना। तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ भी 3, 2 है, ए और डी में से कोई एक होगा। अब यहाँ देखिए 2, 5 का रेशियो चाहिए दोनों में, लास्ट के दोनों में। यहाँ रेशियो देखा जाए 20 और 40 में, तो 1 और 2 का रेशियो है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे भी साफ साफ दिख रहा था, अगर तीनों को 10 से काटेंगे तो यहाँ पर 3, 2 और 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिर्फ देख कर लगाने वाला सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। और आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है इसमें? 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 बराबर है। दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, मतलब आसान है। ऐसे टाइप के सवाल हम पिछले क्लास में भी करवा चुके हैं, है ना। लेकिन लैंग्वेज वाला सवाल नहीं करवाए हैं, वो डायरेक्ट सवाल दिया गया था। यहाँ पे देखिए, पहला भाग हम लोग मान लेते हैं, इसी 152 को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग मान लेते हैं कि ए है ना। इस ए का कितना चाहिए हमें? 1/5। तो ए का 1/5 करेंगे तो a/5 हो जाएगा। दूसरे भाग का 1/3, यानी मान लेते हैं कि दूसरा भाग क्या है? बी है हमारे पास, इसका 1/3 करेंगे तो b/3 हो जाएगा। तीसरे भाग का 1/11, तो तीसरा भाग सी मान लेते हैं, इसका 1/11 करेंगे तो c/11 आ जाएगा। ये सबके सब यहाँ पर बराबर हैं, बन गया हमारा, है ना। अब इसको लगाने का तरीका हमने क्या बताया था कि अगर 3 चीज़ें बराबर हैं और उनका रेशियो हमें चाहिए। रेशियो मतलब यहाँ पर ए रेशियो, फिर यहाँ पर बी और रेशियो यहाँ पर सी अगर चाहिए तो क्या करना होता है? डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में जो होगा वही इसका रेशियो होगा। सिंपल सा कहानी है। ए के नीचे क्या है? 5 है, तो इसका रेशियो 5 हो जाएगा। बी के नीचे 3 है तो इसका रेशियो 3 होगा। सी के नीचे 11 है तो इसका रेशियो 11 हो जाएगा। बस आ गया हमारे पास। अब क्या चाहिए हमें? पूछा क्या गया है? कह रहा है दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा। दूसरे और तीसरे भाग यानी बी और सी का, तो बी और सी कितना है? 11 और 13, यहाँ पर 14 है ना। तो 14 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। अब ऑप्शन में आप देखिए कि 14 से कौन कट रहा है। 14 से कटने वाली संख्या ही हमारा आंसर होगा, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं 14 से कटने वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है। तो 14, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें 7 मौजूद है। 14 में क्या है? 7 मौजूद है ना। तो 7 से देखिए कौन सी संख्या कट रही है। जो 7 से कटेगी वही आपकी संख्या आंसर हो जाएगी, है ना। 120 में कहीं दूर दूर तक 7 नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा।
128 में भी 7 एकम 7 बचा 5 तो 58 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटता, 16 सत्ते 112, ये 7 से कट जाता है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा अब इसको लगाएंगे कैसे, देखिए टोटल कितना है 152 रुपये है, मान लीजिए इसको 3 भाग में बांटना है, तो 152 हमारे पास टोटल है एक्चुअल में, लेकिन रेशियो में कितना टोटल होगा, 5 3 8 और 11 कितना हो जाएगा 19, है ना। तो 19 यूनिट की वैल्यू है कितनी 158, है ना, 158 है। यहाँ पर कितना गुना हो रहा है, सॉरी 152 है, सॉरी यहाँ पर 152 है ना, 152 कितना गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, 19 अट्ठे 152 होता है ना, तो 8 गुना हो रहा है। मतलब अगर हमें 14 का वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पर 8 गुना करना पड़ेगा, तो 14 अट्ठे 8 चौक 32, 8 3 11, मतलब 112 आ जाएगा, 14 अट्ठे 112। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो यहाँ से 7 का मल्टीपल देख लीजिए कौन सा है, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं। एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13-15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों को दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। बहुत ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, है ना। पहले तो एकदम आराम से इसको समझाएंगे, फिर इसके बाद एक स्मार्ट तरीके की बात करेंगे, एक स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे यहाँ पर, है ना। बड़े ध्यान से समझिए, देखते हैं यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए 560 स्टूडेंट हैं, जिसमें कुछ लड़कियां भी होंगे कुछ लड़के भी होंगे, जिनका रेशियो कितना है 13 और 15। तो मतलब यहाँ पर बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ लिख लीजिए, यहाँ पे गर्ल्स लिख लीजिए। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है, बॉयज़ का रेशियो यहाँ पर 13 है और गर्ल्स का रेशियो यहाँ पे 15 है, यानी गर्ल्स ज़्यादा है। अब इसके बाद ये बोला गया कि भैया इसमें 40 लड़कों को और दाखिला दिया गया, 40 लड़के आए हैं, 40 लड़के आए हैं, यहाँ पर लड़कियां नहीं शामिल हुई हैं, मतलब लड़कियों का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। अब एक काम करते हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 560, अगर रेशियो में टोटल देखा जाए तो कितना होगा 13 और 15 यानी 28 हो जाएगा, टोटल 28 हो गया। 28 की वैल्यू है कितनी यहाँ पे 560 है ना, 560 है। 28 दूना 56 यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 यूनिट हो जाएगी, है ना। तो 1 की वैल्यू जब 20 है तो 13 की वैल्यू 260, ये हो जाएगा 260, है ना, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू यानी बॉयज़ 260 है। 1 की वैल्यू 20 तो 15 की वैल्यू 15 दूना 30 यानी कि 300 हो जाएगा, है ना। अब इसमें बॉयज़ को और मिलाया गया है कितने 40 और बॉयज़ एडमिशन ले लिए, तो 40 बॉयज़ इसमें और अगर हम ऐड कर दें, पहले से 260 थे, अब कितने हो गए 260 और 40 300 हो गए। लड़कियों ने एडमिशन नहीं लिया है तो उनकी संख्या वही रहेगी, बरकरार रहेगी 300। अब इनका नया रेशियो पूछा गया है हमें, 300 300 1 का रेशियो आ जाएगा, है ना, तो 1 रेशियो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसमें देखिए स्मार्ट तरीका क्या लगाया जा सकता है, बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझना है ना। ये देखिए कि पुराना रेशियो हमारा कितना है यहाँ पे 13 और 15, है ना, बड़े गौर से समझना है आपको 13 और 15। अब यहाँ पे ये देखिए कि 28 यूनिट की वैल्यू 560 है ना टोटल, 1 यूनिट की वैल्यू 20, मतलब अगर 20 लड़के शामिल हो रहे हैं या 20 वैल्यू की जो यूनिट है वो 1 यूनिट है। हमारे पास यहाँ पे 40 लड़के शामिल हो रहे हैं, अगर इसको हम 40 बनाना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 40 अगर शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 यूनिट शामिल हो रहे हैं, तो 2 यूनिट लड़के शामिल कर लीजिए, इसमें 2 यूनिट और जोड़ देंगे, तो 2 यूनिट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये तो चेंज नहीं होगा, ये उतना ही का रहेगा, तो 15 रेशियो आ गया, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब अंततोगत्वा ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे जिस तरीके से सोचकर लगाइए। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, आगे बढ़िए। इसमें क्या बोल रखा है, 2 संख्या 2 3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाए तो नई संख्या 7 11 के अनुपात में आ जाती है, छोटी संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल तरीका देखिएगा, बाकी तो ट्रिक वगैरह बाद की बात है। एक यूनिवर्सल तरीका मतलब इस टाइप के सवालों में कहीं पर भी आप उस मेथड को, उस अप्रोच को आप लगा सकते हैं। देखिए पहले से संख्याएं किस अनुपात में है, ये तरीका हर जगह लग जाता है इस टाइप के सवाल में, है ना। अब ये सवाल आगे आएंगे तो देखते हैं। पहले से 2 और 3 के रेशियो में, दोनों में प्रत्येक में मतलब दोनों संख्याओं में 7 घटा दिया जाता है, तो नया जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है 7 और 11। तो बाद का रेशियो कितना बना हमारे पास 7 और 11 बन गया, है ना। और ये जो 7 और 11 बाद का रेशियो बना है, ये कब बना है,
इसमें भी 7 घटाया गया है, पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी 7 घटाया गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हमें पूछा क्या गया है, छोटी संख्या क्या होगी। अब छोटी संख्या, पहली बात तो देखा जाए यहाँ पर 2 यूनिट है ना, ये 2 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट से ज़्यादा होगा, 2 यूनिट आपका वैल्यू होगा, इसी 2 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। अब समझिए कैसे करेंगे। इसमें लगाया जाता है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं, कभी कभी ये बोला जाता है कि पहली संख्या में इतना जोड़ा गया, दूसरी संख्या में इतना घटाया गया, या फिर दोनों संख्याओं में इतना जोड़ा जाता है, या दोनों संख्याओं में अलग अलग संख्याएं जोड़ी जाती हैं। तो जो जोड़ने घटाने वाला काम है वो आप नीचे रखेंगे, है ना। यहाँ पर बोला था प्रत्येक में 7 घटाया जाए, इसलिए हमने दोनों में 7 माइनस किया। ठीक है, अब अगर आपको दोनों में माइनस दिख रहा है तो आप माइनस को हटा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अगर एक में माइनस एक में प्लस दिख रहा है तो आप एज इट इज उन साइन को चुपचाप रहने दीजिएगा, हटाइएगा नहीं, है ना। प्लस प्लस है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों में माइनस है, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया इनको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते कैसे हैं देखते जाइए। यहाँ पर ऊपर में क्रॉस लगा के डिफरेंस लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई 22 आएगा, 11 दूना 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई 21 आएगा, जो बड़ा होगा उसमें से घटा लीजिएगा, है ना। 22 और 21, तो 22 में से क्या करेंगे हम लोग, 21 को माइनस कर लेंगे, है ना। 22 में से 21 को माइनस करेंगे, कितना आया, 1 यूनिट आया। तो 1 यहाँ पर लिख लीजिए। 1 की वैल्यू अब होगी कितनी, नीचे भी हमको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। अब बड़े गौर से आप लोग एक चीज़ देखिए, ये 7 सते 49, ये 11 सते 77, है ना। मतलब बड़ा कौन है, 77। 77 में से 49 घटाना है, कितना आएगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक तरीका अगर हम आपको बताएं, आप सोचिए थोड़ा कि 7 का 7 गुना और 11 का 7 गुना, या फिर ऐसा कहें कि 7 का 7 गुना और 7 का 11 गुना। अगर हम 7 के 11 गुना में से 7 का 7 गुना माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 7 का सिर्फ 4 गुना बचेगा। मतलब अगर नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो आप उसको ले लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वही चीज़ आएगा। 7 इंटू 11 कितना होगा, 77 हो जाए, सॉरी डिफरेंस लेना है, 7 और 11 का डिफरेंस 4 होगा बस। या फिर वही चीज़ 11 सते 77 और 49, 77 में 49 घटाएंगे तो वही 7 चौके 28 ही आएगा, और कुछ नहीं आने वाला। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 28 के बराबर। हमें चाहिए क्या था, छोटी संख्या चाहिए। छोटी संख्या कौन है, इसमें 2 यूनिट है, तो 2 की वैल्यू 28 दूना 56 होगा, है ना। 56 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी क्या गलती होता है कि जैसे आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाला और आपको घटाने के बाद या जोड़ने के बाद जो नया अनुपात बन रहा है वो संख्या आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की वैल्यू अगर 28 है तो आप ये वाला निकाल देंगे, 7 निकाल देंगे, 11 यूनिट लगा देंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है दोस्तों। ये जो 1 यूनिट आता है ये सिर्फ ऊपर वाले के लिए आता है, इस वाले रेशियो के लिए वैल्यू नहीं आता है। मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू हम ऊपर में रख सकते हैं, ऊपर में दोनों में रख सकते हैं, नीचे वाले में नहीं रख सकते। ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। अब जैसे इसे देखिए, दो संख्याएं 3 8 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1 2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाएगा। बढ़िया प्रश्न, ठीक है देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि भैया पहले जो अनुपात था वो कितने का था, 3 और 8 का था, है ना। 3 रेशियो यहाँ पर 8। इसके बाद अनुपात हो कितना गया, यानी रेशियो हो कितना गया, 1:2 हो गया है। कब हुआ है ये चीज़, ये तब हुआ है जब दोनों में 8 जोड़ा गया है, यानी कि इसमें भी +8 किया गया और इसमें भी +8 किया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, पहले संख्याएं निकालिए। देखिए 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 और 6 में 2 का डिफरेंस है, यानी 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इधर देखिए 8 एकम 8, 8 दूना 16, 16 में 8 घटाएंगे 8 ही आएगा। तो 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। हमें पूछा क्या है, पहले तो संख्याएं निकालिए, है ना। संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 3 और 8। तो 3 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 12, यानी एक संख्या 12 होगी। 1 की वैल्यू 4 है तो दूसरी संख्या मतलब 8 की वैल्यू 4 8 32 हो जाएगा। तो एक संख्या 12 थी, दूसरी संख्या हमारी 32 थी। अब कह रहे हैं इनमें अगर 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बनेगा, बताइए। संख्या 12 है, 12 में 4 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 8 बचेगा, है ना। यहाँ 32 है, 32 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 28 बचेगा। इन दोनों का रेशियो चाहिए था,
4 से कटेंगे, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 2 और 7 का रेशियो मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे बेहतरीन मेथड है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब ये सवाल दोस्तों बहुत आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 1600 है, लड़कों तथा लड़कियों का रेशियो आपको दे रखा है 11 और 9 का, है ना। तो बॉयज़ और गर्ल्स किस रेशियो में है यहाँ पे, 11:9 में टोटल हमें दिया गया है। फिर पूछा जा रहा है इस अनुपात को 4:3 बनाने के लिए विद्यालय में कितने और लड़कों को प्रवेश देना होगा। लड़कियों को प्रवेश नहीं देना है, मतलब लड़कियों की संख्या फिक्स रखनी है हमें लड़कों को देखना है कि और कितने लड़के शामिल किए जाएं ताकि रेशियो 4:3 हो जाए। 11:9 से 4:3 करना है हमें, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर टोटल देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 11 और 9 20 हो जाएगा, है ना। यही 20 की वैल्यू टोटल है कितनी, 1600। तो 20 की वैल्यू अगर 1600 है तो 2 8 16, मतलब 1 की वैल्यू 80 होगी, है ना। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 80 होगी। 1 की वैल्यू अगर 80 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताइए। 11 8 88, मतलब 880 हो जाएगी, है ना। 880 हो जाएगी। और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 1 की वैल्यू 80, तो 9 8 72, मतलब 720 हो जाएगी कि नहीं। यानी बॉयज़ जो है वो 880 हैं और लड़कियां यहाँ पे 720 हैं। अब यहाँ पर देखिए कि रेशियो हमें कितना करना है, 4:3 करना है ना। 4:3 करना है। ये बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। एक और तरीका इसको करने का बताएंगे, अभी ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि लड़कियां नहीं चेंज हो रही हैं, मतलब लड़कियां कितनी हैं यहाँ पर 720 हैं। तो इस 3 की वैल्यू कितनी है, 720 है। ये बताइए कितना गुना हो रहा है यहाँ पे 3 से, या फिर 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो कितना होगा, 24 3 72, मतलब 240। तो इधर भी आप 240 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 की वैल्यू 240, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 चौके 96, मतलब 960 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए कि पहले लड़के यहाँ पर 880 थे, अब कितने लड़के हो रहे हैं, 960। कितने शामिल किए गए हैं बताइए। तो घटा लेंगे हम लोग 16, मतलब 160, नहीं 16 कहाँ, 2 और 80 होगा ना, 80 होगा, ठीक है। तो 80 लड़के यहाँ पर और शामिल किए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन दूसरा तरीका यहाँ पर और थोड़ा सा आसान है ना, उसको देखिएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि हमें पहले का रेशियो गिवन है और बाद का रेशियो गिवन है ना। बाद में कितना हो जाता है रेशियो, यहाँ पर 4:3 हो जाता है। एक चीज हमें हिंट ये दिया गया है कि बॉयज सिर्फ प्रवेश दिए जाते हैं, है ना। लड़कियों की संख्या नहीं चेंज होती, मतलब लड़कियों का जो रेशियो होगा वो भी नहीं चेंज होना चाहिए। यहाँ लड़कियों का रेशियो 9 है, यहाँ पर 3 है, हमें बराबर रखना है। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 रखिए। 9 कैसे करेंगे यहाँ पर बताइए। तो इसमें 3 से गुणा करके इसको भी 9 बना दिया हमने। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि बाद का रेशियो कितना बन गया, 4 3 12 और 3 3 9। अब देख सकते हैं लड़कियां नहीं बदली, 9 की 9 है, लेकिन बॉयज़ यहाँ पर बढ़ गए। कितने बढ़े हैं, 11 से 12 हो गए, मतलब 1 यूनिट बढ़ा है। उसी 1 की वैल्यू हमने निकाला था, 80 आया था। भाई देखिए ना, टोटल 11 और 9 की वैल्यू यहाँ पे 20, और 20 की वैल्यू है कितनी एक्चुअल में यहाँ पे 1600, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 80 के बराबर। 1600 डिवाइड बाई 20 करेंगे 80 आ जाएगा। यही 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, मतलब हमें 1 की ही वैल्यू चाहिए। जितना बढ़ा था वही ना पूछा गया है, तो 1 बढ़ रहा है, मतलब 1 की वैल्यू 80 है, तो 80 बढ़ेंगे। 80 लड़कों को और एडमिशन देना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये और आसान तरीका था। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसा सवाल 2-3 ठो लगवा चुके हैं, तो बन जाना चाहिए, है ना। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 19-24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3-4 हो जाता है। संख्याओं का रेशियो क्या होगा, संख्याओं का योग आपको पूछा गया है ना। तो एक तो तरीका ये भी है कि यहाँ पर संख्याओं का अनुपात योग पूछा गया है, तो यहाँ पे 19 और 24 को जोड़ सकते हैं, या फिर वही तरीका लगाइए। अच्छा एक बार बता देते हैं इस सवाल को, है ना। 19 और 24 को जोड़ेंगे, 9 4 13 43, है ना। तो 43 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। 43 से कटने वाला कोई नंबर ढूंढ लीजिए, वही आपका आंसर होगा, है ना। तो 43 से अगर देखा जाए तो अगर 3 के टेबल में यहाँ पर 8 आता है क्या कहीं पे, हाँ आता है, 3 6 18। अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो 6 चौके 24 240 ऊपर चला जाएगा। ये 43 का मल्टीपल नहीं होगा। इसको अगर देखा जाए तो 4 है ना,
कितनी बार में, 9 बार में, 3 9 27, 9 बार में अगर देखा जाए तो 9 चौके 36 ये आ जाएगा। मतलब 43 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27, 7 आया, और 9 चौके 36, 36 2 38 हो जाएगा। अच्छा, ये तो नहीं कटेगा, ये कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी सबको चेक करिए। अगर इसको देखा जाए तो 5 आना चाहिए हमें, मतलब हमें 3 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अगर 43 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और 5 चौके 20, 1 21, 210 आएगा। फिर 43 नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं कटेगा 43 से। ये भी आपका देख लीजिए, 5 करेंगे मतलब 5 है यूनिट डिजिट में, तो यहाँ 5 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है 387, जो कि 43 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लगाना चाहें तो लगा के देख सकते हैं, है ना, जो तरीका आपको बताया गया है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। एक्स वाई और जेड की वर्तमान आयु का योग यहाँ पे 165 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 5 7 था। एक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु क्या होगी। सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, ट्रिक से लगाना सीखिएगा। यहाँ पर आपको वर्तमान आयु का योग दे रखा है ना, ये वर्तमान का है। 5 साल पहले का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो यहाँ पर देखिए 5 साल पहले का दे रखा है ना। तो रेशियो है कितना, 3 5, रेशियो यहाँ पर 7, है ना। तीनों के 5 साल पहले के आयु का रेशियो दिया गया है 3 5 7। अब यहाँ पर अगर रेशियो 5 साल पहले का दिया है तो हमें टोटल भी 5 साल पहले का चाहिए। अभी मतलब वर्तमान का जो टोटल है, प्रेजेंट का जो टोटल है वो 165 वर्ष है, तीनों का मिलाकर 165 वर्ष। अच्छा, 5 साल पहले तीनों लोग 5 वर्ष कम रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, है ना। तो अगर तीनों का टोटल अभी 165 है तो 5 साल पहले क्या रहा होगा टोटल, 5 साल कम, यानी कि तीनों में 5 साल कम कर दीजिए, यानी कि टोटल 15 साल कम हो जाएगा। तो 5 साल पहले तीनों का जो टोटल होगा इसमें हम लोग 15 घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। यानी कि 5 साल पहले का जो टोटल आया वो कितना है, यहाँ पे 150 है। अच्छा, 5 साल पहले का रेशियो भी हमें दे रखा है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे रेशियो का सम देखें, 3 और 5 7, 8 और 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। तो रेशियो में टोटल 15 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में टोटल 150 है। तो 15 की वैल्यू 150, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 10 हो जाएगी, है ना। 15 10 150। एक्स और जेड की वर्तमान औसत आयु चाहिए। चलिए तो पहले देखते हैं, ये एक्स है, ये वाई का है और ये जेड का है ना। तो 5 साल पहले की आयु निकालते हैं। देखिए, एक्स का 5 साल पहले की आयु कितनी होगी, 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी, है ना। फिर ऐसे ही जेड का निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू 10, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। ये 5 साल पहले की आयु निकल कर आई है एक्स और जेड की। हमें वर्तमान का पूछा गया, तो वर्तमान का निकाल लीजिए। भाई 5 साल और बढ़ गया होगा, अगर प्रेजेंट का निकालना है तो 5 साल पहले 30 था, अब 35 का हो गया होगा, तो यहाँ पर ये हो गया 35। इसी तरीके से ये 5 साल पहले 70 का था, तो अब यहाँ पर ये 75 का हो गया होगा। इन दोनों का एवरेज निकालना है हमें, यानी औसत आयु। दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे, जोड़ के, जितने नंबर हैं, मतलब कि 2 ही लोगों का पूछा गया है इसलिए 2 से डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 3 10, 5 5 10, मतलब कि कितना हो गया, 110। ठीक है, तो 110 का आधा, 110 का आधा यहाँ पर 55 साल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, बहुत बेहतरीन सवाल था, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, ये 2024 में पूछा हुआ था। यदि 5 सेब और 8 आम का मूल्य 9 सेब और 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो 1 आम के मूल्य और 1 सेब के मूल्य का रेशियो कितना होगा। देखिए, तो 1 सेब का मूल्य हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं, है ना। 1 सेब का मूल्य x मान लेते हैं और 1 आम की कीमत यहाँ पे y मान लेते हैं। तो 5 सेब की कीमत कितनी होगी, 5x हो जाएगा, और का मतलब प्लस 8 आम का मूल्य, 1 आम का y है तो 8 आम का 8y हो जाएगा। ये बराबर है किसके, 9 सेब यानी कि 9x, और प्लस यहाँ पे कितने, 4 आम यानी कि 4y हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दीजिए। चलिए अब यहाँ से देखिए, ये y इधर ले आइए, तो 8y और ये 4y माइनस हो जाएगा, तो 8y में से 4y गया, 4y आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 9x, ये 5x उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 4x आ जाएगा। तो x और 4 तो कट जाएगा, मतलब x रेशियो जो y है वो 1:1 आ जाएगा, मतलब 1/1 लिख सकते हैं, है ना भाई। 4/4 होगा, मतलब 1/1, तो 1:1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको सबसे छोटा अनुपात बताना है ना। हमारे पास 8/9 है, 2/5 है और 7/11 है। तो देखिएगा यहाँ पे
इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले लिख लीजिए, 8/9, फिर इसके बाद 2/5 है ना यहाँ पर, फिर इसके बाद 7/11 है। चलिए अब इसमें से बताना हमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है, मतलब सबसे छोटा रेशियो कौन सा होगा। तो एक काम करते हैं, आपको तरीका बताते हैं सबसे बढ़िया वाला। सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे न्यूमरेटर सबका छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। 8 छोटा है 9 से, 2 छोटा है 5 से, 7 भी यहाँ पे 11 से छोटा है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे डिफरेंस लीजिए, 9 8 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 2 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है ना। 7 11 - 7 करेंगे 4 आ जाएगा। अब हमें जो डिफरेंस निकाला गया है उसका ले लेना है एलसीएम। 1 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब एक काम करिए, यहाँ पे देखिए ये जो डिफरेंस है हमें सब डिफरेंस को बराबर बनाना है, मतलब 12 के बराबर बनाना है। तो अगर 1 को 12 बनाना चाहें तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो 12 8 कितना हो जाएगा 96। इसके बाद इस 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे इस 4 को 12 बनाना है तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए, यानी कि 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब इनमें से सबसे छोटा देख लीजिए कौन सा है, तो सबसे छोटा यहाँ पर बीच वाला है, यानी कि 8 है, तो 2:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी वाला, और बी वाला ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो सिर्फ बी ही हमारा सबसे छोटा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए और बी की आय का यानी इनकम का रेशियो 5:7 है। ए का व्यय बी की बचत के बराबर है। यदि ए और बी का टोटल व्यय, टोटल खर्चा कितना है 15,750 रुपये, तो उनकी कुल बचत निकालनी है, यानी कि टोटल सेविंग यहाँ पर निकालनी है। देखिए इनकम 5 और 7 के रेशियो में है। ए का जो व्यय है मतलब खर्च, वो बी के सेविंग के बराबर है। यहाँ पे देखिए इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम 2 भाग में बंटता है। इनकम जो है वो 2 भाग में बंटता है, एक खर्चा और दूसरा सेविंग, है ना। कुछ खर्च करके कुछ बचा लिया जाता है और दोनों का सम यहाँ पे इनकम के बराबर होता है। तो इनकम का जो रेशियो गिवन है वो कितना है 5 रेशियो यहाँ पर 7 के बराबर, ये इनकम का रेशियो है ना। अब इसके बाद बोला गया कि भैया अब नीचे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, ए का व्यय यानी ए का जो खर्चा है वो बी के सेविंग के बराबर है। तो अब सेकंड लाइन में यहाँ पर एक्सपेंडिचर को लिखिए, मतलब एक्सपेंस को, व्यय को लिखिए। तो ये ए का है, ये यहाँ पर बी का है ना। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा लें, ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास सेविंग बचेगा, यानी नीचे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सेविंग को। ठीक है, अब बोला गया कि ए का जो खर्चा है, ए का जो खर्चा है मान लीजिए एक्स है, वो बी के सेविंग के बराबर है। बी का सेविंग यहाँ पे लिखेंगे, यानी एक्स यहाँ पर है। ठीक है, और ए और बी का कुल व्यय यानी कि कुल खर्चा यहाँ पे आपको देखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ठीक है टोटल सेविंग निकालनी है ना, इसकी सेविंग कितनी होगी, ए की सेविंग भाई 5 यूनिट मान लीजिए कि कमाया और x यूनिट खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 5 - x, यहाँ पे हो जाएगा 5 - x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 7 यूनिट कमाया बी और x यूनिट बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा 7 - x किया होगा कि नहीं, बिल्कुल किया होगा। अब इसमें बोला गया है कि दोनों का जो टोटल खर्चा है ये इसके बराबर है। तो ए का खर्चा x है, बी का खर्चा 7 - x है, दोनों को जोड़ लेंगे। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो +x - x खत्म हो गया, 7 बचेगा। तो इस 7 यूनिट की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू ये टोटल खर्चा आ जाएगा, यानी कि 15,750 के बराबर। जैसा सवाल बोल रहा है उसी तरीके से हमको करना है। काटा पीटी कर लीजिए, इसको काटेंगे अगर तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी होगी 7 दूना 14, बचा यहाँ पर कितना 1 तो 17, फिर कितना हो जाएगा 7 दूना फिर से 14, तो 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35 और ये 0 2250। अब हमें क्या चाहिए, उनकी टोटल सेविंग चाहिए। सेविंग भी जोड़ लीजिए, ए की सेविंग 5 - x है और बी की सेविंग x है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो फिर से +x और -x 0, 5 बचेगा सिर्फ, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे निकाल लेनी है। टोटल जो बचत है वो 5 यूनिट आ रही है, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2250 है ना। 2250 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 का 5 गुना 10,000 और फिर 200 का 5 गुना 1000 तो 11,000 हो गया, और 50 का 5 गुना यहाँ पे 5 × 25 250, तो 11,250 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये सवाल देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको कई सारे तरीक़ों से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग सक्सेसिव से लगाते हैं, है ना। यहाँ पर बोला गया कि रमा अपने साप्ताहिक वेतन यानी कि एक हफ्ते का वेतन का 5/8 हिस्सा किराए पर, है ना, मतलब 8 में से 5 हिस्सा, 8 रुपये मान लीजिए कमाती है तो 5 रुपये वो किराए पर खर्च कर देती है। और जो बचा हुआ था शेष का 1/3 भाग भोजन पर खर्च करती है और अन्य खर्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये बचता है। रमा का साप्ताहिक वेतन कितना होगा, है ना। बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर ये बताइए दोस्तों, पहले सिंपल तरीके से समझ के लगाते हैं, फिर इसके बाद सक्सेसिव मेथड भी आपको बता देंगे। ये बताइए कि 8 रुपये मान लीजिए उसने टोटल कमाया, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा। 8 में से 5 हिस्सा खर्च कर दिया किस पे, यहाँ पे किराया यानी कि रेंट पे, है ना। ये रेंट पे खर्च कर दिया 5 रुपये। 8 कमाया, 5 खर्चा किया, तो बचा कितना, 3 बचा। फिर कह रहे हैं कि 3 का 1/3 जो शेष बचा हुआ है, शेष कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो 3 का 1/3, 3 का 1/3 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये 1 रुपये किस में गया, भोजन पर यानी कि फूड पर, तो ये फूड के लिए। अब खर्च टोटल हो कितना चुका है, 5 रुपये रेंट में गया, 1 रुपये खाने में गया, तो बचाया कितना, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, बचा हुआ है ना 3। 1 सेकंड यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है, तो 5, हाँ चलिए, अच्छा 3 कहाँ से बचेगा, 5 1 6 2 बचेगा ना, ठीक है। तो 8 टोटल था, 5 रेंट में गया, 1 यहाँ पर खाने में गया, तो 5 1 6 हो गया और 8 में से 6 जाएगा तो 2 यूनिट बचा है। लास्ट में सब खर्च खुर्च करने के बाद 2 यूनिट बच गया। इसी 2 यूनिट के वैल्यू 40 के बराबर है, क्योंकि लास्ट में अन्य खर्चों के लिए सिर्फ 40 रुपये बचता है। तो 2 की वैल्यू 40, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी। रमा का साप्ताहिक वेतन टोटल 8 यूनिट था, 8 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना होगा यहाँ पे 20 अट्ठे 160 हो जाएगा, है ना भाई। 1 की वैल्यू 20 तो 8 की वैल्यू 160। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो एक तरीका ये हो गया। अब इसके बाद सक्सेसिव देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई कुछ में से कुछ खर्च किया, जो बचा था उसमें से खर्च किया, फिर लास्ट में यहाँ पर 40 रुपये बच रहा है, तो सक्सेसिव खर्चे हो रहे हैं, मतलब बचे हुए पर फिर से खर्चा हो रहा है ना, और लास्ट में जो चीज़ बच रहा है उसको यहाँ पे दिया गया है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सेविंग को लिखेंगे, है ना, देखते जाइए। पहले कितना था 8 में से 5 खर्चा किया तो बचाया कितना 3, सेविंग को लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए शेष का 1/3 भोजन पर खर्च हुआ, मतलब 3 पर 1 खर्चा हो गया, 3 पर 1 खर्चा हुआ तो बचाया कितना 2 यूनिट। बस यही काम आपको करना था, है ना। लास्ट में बचा कितना यहाँ पर 40। तो अब इसका सक्सेसिव ले लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई 8 3 ये हो जाएगा 24 और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, है ना। इसको थोड़ा काटेंगे हम लोग क्योंकि रेशियो यहाँ पर आता है, तो 1 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे बचा कितना रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि 1 की वैल्यू 40 है ना, 1 की वैल्यू 40 है क्योंकि ये सेविंग निकल कर आया था, और लास्ट में बचा कितना है 40 रुपये। तो 1 की वैल्यू 40, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 40 × 4, तो 4 चौके 16, 160 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर इस मेथड से भी 160 रुपये आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये दूसरा तरीका था सक्सेसिव वाला। इसको देखिएगा कैसे लगाएंगे इस सवाल को, सबसे आसान ट्रिक है ना। टीना और सीना की आय इनकम 2 और 3 के रेशियो में है और उनका जो खर्चा है व्यय 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1-1 हज़ार रुपये बचाती हैं तो टीना की आय कितनी होगी। सबसे पहले इनकम दिया गया है तो इनकम को लिख लीजिए, है ना। इनकम है कितना, यहाँ पर 2 और 3 के रेशियो में है, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया कि खर्चा 3 और 5 के रेशियो में होता है, तो ये 3 यूनिट खर्चा करती है, ये 5 यूनिट खर्चा करती है। और बचाती कितना है ये बताइए, बड़े ध्यान से समझकर बताइए कि पहले इतना था उसमें से कुछ खर्चा की तो बचा कितना 1000 पहले का, है ना, मतलब कि टीना का ये भी 1000 रुपये और ये भी 1000 रुपये बचा रही हैं। अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से लगाना है, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई लेके डिफरेंस ले लेते हैं, यानी घटा लेते हैं। 2 5 से मल्टीप्लाई 10, 3 3 9, 10 में से 9 घटाएंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अब नीचे देखिए, यहाँ पे भी वैसे ही करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लेंगे, है ना। तो ये हुआ 5000, ये हुआ 3000, तो 5000 में से 3000 घटाएंगे 2000 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 2000 है। बोला गया है टीना की आय कितनी होगी, तो टीना मतलब ये इनकम था 2 यूनिट, है ना।
तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू 4000 हो जाएगी, है ना। तो 4000 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे सीना की आय पूछी जाती तो ये हो जाता। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर खर्चा पूछा जाता है तो खर्चे में इस एक यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट इन रेशियो में नहीं रखना है ना। पहले आप इनकम निकालेंगे, उस इनकम में से बचत को हटा देंगे। जैसे यहाँ पे इसने 4000 कमाया टीना ने, है ना, और 1000 बचा रही है, तो 4000 में अगर 1000 बचा रही है तो खर्च कितना की होगी, 3000 की होगी, समझ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पे एक की वैल्यू आप डायरेक्टली रेशियो से निकालना चाहते हैं कि एक की वैल्यू 2000 है तो यहाँ टीना की जो खर्च है 3 यूनिट है, तो 2 3 6000 हो जाता, गलत हो जाता है ना भाई। वो 4000 कुल कमा ही रही है, उसमें से अगर 6000 कैसे खर्च कर सकती है ना, इस तरीके से। तो समझिएगा इस चीज़ को, ये जो यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू आती है वो ऊपर वाले रेशियो में रखा जाता है, बीच वाले रेशियो में नहीं रखते हैं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़िए। रमन की आय और व्यय का क्रमशः अनुपात 9 और 7 दिया है, यानी कि इनकम और खर्चे का रेशियो दे रखा है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 70% की कमी होती है तो उसकी आय और व्यय का नया रेशियो क्या होगा, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें यह बोला गया कि भाई जो इनकम और खर्चा है ना, इनकम और खर्चा, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका जो रेशियो गिवन है वो कितना है, 9 और 7, 9 और 7। अब इसमें बोला गया कि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसमें अगर 20% बढ़ा दें तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, 120% बन जाएगी, है ना। तो मतलब इनकम हमारा 120% हो गया, है ना। इनकम कितना हो गया, 120% हो गया। तो इनकम में 120% का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब 20% बढ़ने के बाद उतना हो जाएगा। ऐसे ही बोला गया कि व्यय में 70% कम हो गया। अगर किसी चीज़ में 70% कम करेंगे तो वो कितना वैल्यू रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30% रह जाएगा, क्योंकि अपने आप में तो 100% है। 70% कम करेंगे तो 30% बचेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है सिर्फ और सिर्फ 30% रह गया। नया रेशियो पूछा था, ये रेशियो के फॉर्म में ही तो है, बस इतना ही आपको करना था, है ना। तो देखिए, परसेंट से आपका परसेंट खत्म होगा, 30 से ये 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, और 9 चौके 36 यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में 7। तो नया जो रेशियो है इनकम और एक्सपेंडिचर का वो 36 और 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल था लेकिन ट्रिकी सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 दिया है। यदि परिवार का व्यय यानी खर्चा कितना है, यहाँ पे 29,510 रुपये, तो उस परिवार की बचत कितनी होगी, है ना। हमें यहाँ पे सेविंग निकालना है। चलिए देखते हैं क्या किया जाएगा। यहाँ पे हमें बचत निकालना है। देखिए, इनकम 19 यूनिट है ना, मतलब कि 19 यूनिट कमाया और 13 यूनिट यहाँ पे व्यय है, 13 यूनिट खर्च कर दिया, तो इसकी सेविंग कितनी होगी, बचाए कितना होगा। 19 में से 13 अगर खर्चा किया है तो बचाएगा कितना, सिर्फ 6 यूनिट, है ना भाई। 19 - 13 करेंगे तो 6 यूनिट आएगा। अब हमें यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, हमें क्योंकि बचत निकालनी है ना, तो बचत यानी 6 यूनिट। अब देखिए, डायरेक्टली अगर करना चाहें तो बाई ऑप्शन करिए, क्योंकि जो हमारा बचत होगा उसमें 6 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, और 6 का मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। तो चेक कर लीजिए कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वही संख्या हमारी 6 से कटेगी। तो 2 से तो सभी कट रहे हैं क्योंकि सभी इवन नंबर हैं, मतलब 3 से हमें चेक करना पड़ेगा, है ना। 3 से चेक कर लीजिए। 3 का रूल अंकों का योग होता है। यहाँ देखिए, ये 4 4 8 1 9 3 से कट जाता है, ये जो 4 बचा है ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये संख्या हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 6 और 3 9, 1 और 2 3, 3 भी आपका 3 से कट जाता है, मतलब ये संख्या हो सकता है। आगे देखिए, 5 5 5 3 15 1 16, 16 3 से नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 4 8 1 9, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे फंस गया ना, 2 ऑप्शन यहाँ पे 3 से कटने वाले आ गए, है ना। 2 ऑप्शन यहाँ पे 3 से कटने वाले आ गए। तो चलिए लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये बोला कि ये जो दिया था ये व्यय है यानी खर्चा है, यानी कि 29,510 रुपये जो है ये कितने यूनिट की वैल्यू है, 13 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि व्यय खर्चा ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा कितना है 13, तो इसकी वैल्यू 13 नीचे रख देंगे। हमें निकालना क्या है, 6 की वैल्यू, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको थोड़ा दिमाग से करें,
दिमाग से अगर करें हम लोग तो कितनी बार चला जाएगा, 13, 13 दूना 26 है ना, 13 दूना ये हो जाएगा 26, ठीक है, 13 दूना 26, फिर बचा यहाँ पे 3 तो 35 हो जाएगा, फिर 13 दूना यहाँ पे 26 है ना, तो 35, 26, 9, 13 सत्ते 91 है ना, तो ये हो गया इंटू यहाँ पर 6, तो 2 छक्के 12 और मतलब 13,000 आएगा है ना, क्योंकि ये 200 है, 200 का 6 गुना करेंगे तो वही 1200 के आसपास आएगा, तो ये 12,000 और 1200 और तो मतलब 13,000 के समथिंग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नहीं होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छे से आगे चलिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे कॉइन्स वाले जो सवाल होते हैं इनको करने का तरीका क्या है, क्योंकि इसी सवालों में आप कंफ्यूज रहते हैं है ना, कि कैसे लगाया जाए कॉइन्स वाले सवालों को। तो सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, एक फॉर्मूला याद रखना है। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए बहुत डिटेल में है ना। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 4 कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं यहाँ पे? 4 कॉइन्स हैं, और ये चारों के चारे कॉइन्स 50 पैसे के हैं है ना। ये चारों के चारे कॉइन्स कितने पैसे के हैं? 50 पैसे के है ना। अब अगर हम ये पूछें आपसे कि 50 पैसे के 4 कॉइन हैं आपके पास, तो टोटल कितने रुपए हो गया, मतलब उन कॉइन्स की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि एक कॉइन का वैल्यू कितना है? 50 पैसा है ना। अब 50 पैसा है तो इसको रुपए में कन्वर्ट करना आसान होगा, बदल सकते हैं कि नहीं। रुपए में इसको कितना लिखेंगे, तो रुपए में ये हो जाएगा आधा रुपए है ना। भाई पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो 50 पैसे का आधा रुपये होगा, तो ये आधा रुपये के बराबर है ना। मतलब 4 कॉइन्स है आधा आधा रुपये के, तो टोटल 2 रुपये होगा। ये 2 रुपये कैसे आया? मतलब हमें अगर पूरे कॉइन्स की जो वैल्यू पता करनी है वो कितना होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी कि 4 और इनटू एक कॉइन का वैल्यू, ठीक है, एक कॉइन का वैल्यू, तो कितना आ गया यहाँ पे? 2 रुपये आ गया। अब यहीं से एक फॉर्मूला बनता है क्या, कि जो कॉइन्स की टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू ये क्या होगी, ये होगी नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ 1 कॉइन है ना, वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, ऐसे लिख लीजिए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इस सवाल को लगाने वाले हैं, इसको नोट करके रखिएगा। इसको हम लोग यहाँ पे अलग भेज देते हैं इस साइड, और इसको डिलीट करते हैं। अब लगाते हैं ये सवाल जो कि बहुत बेहतरीन है। क्या बोला गया है इसमें आपको बोला गया कि भैया एक बैग में टोटल इतने रुपए राशि है, मतलब सभी सिक्कों का जो टोटल मूल्य है, टोटल वैल्यू है, वो 441 रुपये है। और यहाँ पर जो कॉइन्स हैं वो 50 पैसे के, 25 पैसे के और 20 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनका रेशियो, अब यहाँ पे जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 4 यूनिट है ना। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स है, यहाँ पर रेशियो दिया गया है। फिर बोला गया कि 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने यूनिट हैं? 3 यूनिट हैं। और जो 20 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 2 यूनिट हैं सिर्फ, है ना, 2 यूनिट है। सबसे पहले ये पैसे को रुपए में कन्वर्ट करिए है ना, क्योंकि जो टोटल वैल्यू हमको दी गई है वो रुपए में दी गई है, तो इनको पैसे में रहने का कोई हक नहीं है, इसको रुपए में कन्वर्ट करिए। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपये है ना, 25 पैसे मतलब 1/4 रुपये, 20 पैसे मतलब 1/5 रुपये। कैसे? 20/100 करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें टोटल वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें गिवन क्या है? टोटल वैल्यू दिया गया है ना, तो टोटल वैल्यू निकालिए। देखिए 1/2, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कॉइन को एक वैल्यू के कॉइन से मल्टीप्लाई करना है। एक वैल्यू को कॉइन आधा रुपये है, नंबर ऑफ कॉइन टोटल कितने हैं? 4 हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, सभी कॉइन्स की वैल्यू मिल जाएगी, टोटल वैल्यू है ना। कितना होगा? 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा है ना। भाई 1/2 इंटू 4 करेंगे, 2 दूना 4 कट जाएगा। इसको 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक कम 3/4 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, यहाँ 4 यहाँ 5 नीचे जो रहते हैं उनका ले लेते हैं एलसीएम, तो 4 और 5 का एलसीएम 20 आएगा। 20 हर जगह मल्टीप्लाई करिए, तो 20 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 40, 20 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। कैसे? भाई देखिए ना, 20 तिया 60/4 यानी कि 15, 20 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना 40/5 यानी कि 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सभी कॉइन्स का जो वैल्यू है वो मिल चुका है ना। अब टोटल देख लीजिए रेशियो में कितना है, 15 8 23, 23 और 40 ये हो जाएगा 63।
यही 63 की वैल्यू कितनी है, 441 है ना, 441 के बराबर। 7 गुना हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। मैं 63 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 आ जाएगा, यूनिट डिजिट से हमने पता लगा लिया। तो ये 7 गुना हो रहा है, 7 तियाँ 21, एक हो गया, 2 बचा, 7 छक्के 42, 2 44, है ना, 7 गुना हो रहा है। हमें क्या चाहिए, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, पहले 25 पैसे के सिक्कों का टोटल मूल्य निकालिए। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 15 है ना। तो अगर 63 की वैल्यू ये है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें भी 7 गुना होना चाहिए, है ना। तो 15 सत्ते 105 रुपये। ये 105 रुपये जो है, 25 पैसे के टोटल सिक्के मिलाकर यहाँ पर 105 रुपये हो चुके हैं। अब हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो ये बताइए, टोटल वैल्यू है कितनी, 105 रुपये, है ना। 25 पैसे की टोटल संख्या, टोटल वैल्यू 105 रुपये। अगर हम इसको, हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो इस वाले को नीचे ले आइए, मतलब एक कॉइन का वैल्यू, और एक कॉइन का वैल्यू है कितना, यहाँ पे 1/4 रुपये में रखिएगा, ध्यान रखिएगा रुपये में रखना है आपको। तो इसको रख देंगे 1/4, तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा। ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, यहाँ पर 420 रुपये हो जाएगा, सॉरी 420 कॉइन्स हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स हमें निकालनी थी। फॉर्मूला यही है, वहीं से हमको निकालना है। 420, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 615 सिक्कों में 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनका वैल्यू मान दे दिया गया है, यहाँ पर कितना है, 3, 5 और 7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें निकालनी है ना। सिक्कों की संख्या मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स हमें यहाँ पे चाहिए। तो फॉर्मूला पता है ना, कि जो टोटल वैल्यू है ना, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, है ना, 1 कॉइन। इस तरीके से इसको नोट करके रखिएगा। अब देखिए, टोटल सिक्के 615 है, जिसमें 1 रुपये का सिक्का शामिल है, 1 रुपये का, है ना, 1 रुपये का। 50 पैसे मतलब आधा रुपये, सबको रुपए में रखते जाइए, काहे 20 बार लिखेंगे, आधा रुपये। 25 पैसे मतलब 1/4 रुपये, इस तरीके से लिख लिए। ये हो गया एक कॉइन का वैल्यू, यानी ये वाला, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि उनका जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब ये चीज़, वैल्यू किस रेशियो में है, 3:5 रेशियो यहाँ पर 7। बहुत आसान मेथड बता रहे हैं दोस्तों, है ना। अब हमें जो नंबर ऑफ कॉइन दिया है वो टोटल 615 दिए गए हैं। ये हमने क्या लिखा, इस वाले को लिखा, ये वाला है। ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पर वैल्यू है ना, ठीक है, हाँ वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। अब इसमें ये बताइए कि अगर हमें नंबर ऑफ़ कॉइन से, क्योंकि हमें टोटल में नंबर ऑफ़ कॉइन दिया है, तो हमें नंबर ऑफ़ कॉइन का रेशियो निकालना पड़ेगा अलग अलग सिक्कों के लिए, है ना। तो अगर हमें नंबर ऑफ़ कॉइन्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, तो वैल्यू से एक कॉइन का वैल्यू डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो वैल्यू हमारा 3 है और एक कॉइन का वैल्यू कितना है, 1 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉइन का रेशियो आ जाएगा। ये काहे का रेशियो है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स का। इसके बाद यहाँ भी वही काम, 5 में 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। चलिए अच्छे से बता देते हैं, 5 को 1/2 से डिवाइड कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये रेशियो में आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 7 को 1/4 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर सबको कैलकुलेट करें, 3/1 3 होगा, 2 ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 28 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़, अच्छा यहाँ पे 28 ना, नंबर ऑफ़ कॉइन्स का यहाँ पे रेशियो आ चुका है। हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है 50 पैसे वाले की। टोटल कितने सिक्के हैं, 615। रेशियो में टोटल सिक्के अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 38 और 3, 28 10 38, 38 और 3 यहाँ पर 41 हो जाएगा, ठीक है। इस टोटल 41 की वैल्यू 615 है। अगर 5 गुना करें तो 5 एकम 5 नहीं, 15 गुना होगा, है ना, क्योंकि 15 चौके 60, ठीक है, 15 गुना हो जाएगा। भाई देखिए ना, इसको 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एकम 15 का 5 बचेगा 1, 15 चौके 60, 1 61 हो गया 615, 15 गुना हो रहा है। 50 पैसे का निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है, यही था ना 50 पैसे वाला। 10 की वैल्यू निकालनी है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 15 गुना होगा,
15 गुना, तो 15 दहाई 150, यानी 150 कॉइन यहाँ पर है 50 पैसे के। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये चीज़ अगर फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी सवाल को लगा लेंगे। सबसे पहले हमें वो चीज़ लिखना है जो गिवन है, फिर लास्ट में इस फॉर्मूले की मदद से वो निकाल लेना जो हमें चाहिए, है ना। क्लियर है, आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों, अब ये जो सवाल है ये आपको लग रहा होगा कि साइंस का सवाल है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें फोर्स वगैरह दिया है ना, तो ये यहाँ पर नहीं है साइंस का सवाल, फिजिक्स का सवाल नहीं है। इसमें चूंकि रेशियो लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला गया, इसलिए रेशियो और प्रोपोर्शन के अंतर्गत ही ये सवाल आएगा। पढ़िए सवाल। किसी वस्तु पर लगने वाला फोर्स उसके मास के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी कि जो फोर्स है, फोर्स वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, मास के। यानी कि जिस रेशियो से मास बढ़ेगा उसी रेशियो से फोर्स भी बढ़ेगा, सेम रेशियो में होंगे फोर्स और मास, है ना। इसके बाद यदि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को गतिमान करने के लिए 10 न्यूटन का बल चाहिए, है ना। यहाँ पे बोला गया कि भाई मास यहाँ पर कितना है 2 किलो, इस 2 kg मास के लिए फोर्स कितना चाहिए 10 न्यूटन, है ना। 10 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स चाहिए। फिर बोला गया तो 5 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को गतिमान करने के लिए आवश्यक न्यूटन कितना, बल कितना होगा, है ना। तो अब हमें मास यहाँ पर कितना गिवन है 5 kg दिया है, तो फोर्स पूछा गया है। लगाने का तरीका क्या है समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर 2 सिचुएशन दिए गए हैं तो 2 सिचुएशन में बहुत आसानी से कुछ चीज़ें बता रहे हैं, है ना। देखिए, ये जो भी रिलेशन आया है इस रिलेशन को बड़े गौर से देखना है ना। इस रिलेशन में उधर m है, वो भी अगर 1 इधर रख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई में है ना, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो आप क्या करिए, जो भी उधर है उसको पकड़ के इधर ले आइए। अगर m उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा F/m हो जाएगा, और प्रोपोर्शन उधर 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस 1 को अगर देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट बन चुका है। ये क्या है, 1 की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है ना, हमेशा बनी रहती है वही चीज़। अब देखिए 2 सिचुएशन है, तो जब 1 उधर है तो आप बस लेफ्ट साइड को देखिए और इधर 2 सिचुएशन बना लीजिए। क्या, F1/m1, है ना। इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है, बस उसमें 1 और 2 लगा देना है, पहले सिचुएशन और दूसरे सिचुएशन के लिए। 1 है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए बराबर कर देंगे, F2/m2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर तीसरा सिचुएशन देता तो उसको भी बराबर करके F3/m3 कर देते, तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इसी में हमें रखना है, क्या होगा देख लीजिए। F1 कितना है, पहला फोर्स 10 न्यूटन का, तो 10 रख दिए। उसके लिए मास कितना है 2 kg है, तो यहाँ पे हो गए 2 kg बराबर F2, यानी दूसरे कंडीशन में फोर्स हमें नहीं पता, लेकिन दूसरे कंडीशन में मास पता है 5 kg है। आ गया आंसर। कैसे, 2 से ये 5 बार में कटेगा, 5×5 = 25, यानी कि F2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो सेकेंड सिचुएशन के लिए फोर्स है 25, है ना, 25 यूनिट, मतलब 25 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, आगे बढ़िए। आइए देखिएगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है। किसी तरल पदार्थ का वजन, यानी कि जो वेट है उसके वजन सीधे उसके आयतन पर निर्भर करता है, सीधे निर्भर करता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन। मतलब आप ऐसा समझिए कि जो वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर आयतन के। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो वेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आयतन के, यानी कि वॉल्यूम के, ठीक है। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब बोला गया कि एक तरल जिसका वजन 12 किलोग्राम है, उसका आयतन 3 लीटर है, उस तरल का वजन कितना होगा जिसका आयतन 4 लीटर होगा, है ना। इसको आप सोचने के लिए तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमें ये रिलेशन पता चल गया है, तो यहीं से आप सीख सकते हैं, लेकिन तरीके से करिए ताकि गलती ना हो। फिर आपको तरीका भी बताएंगे, यहाँ पे देखते जाइए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इधर आएगा, यानी कि W1/V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा दूसरे सिचुएशन के लिए W2/V2। यहाँ पे वेट कितना है 12 किलो, 12 किलो के लिए 3 लीटर वॉल्यूम। हमें यहाँ पे वजन पूछा गया है कितना होगा, यानी कि W2 कितना होगा अगर उसका आयतन 4 लीटर है, तो कितना हो रहा है बताइए। ये 4 बार में 4 चौके 16, है ना, तो 16 kg इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको ओरली भी सोच सकते थे आप लोग। हमें एक चीज़ पता चल गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा वेट और वॉल्यूम। तो यहाँ से साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई आयतन अगर 3 लीटर है ना, आयतन अगर 3 लीटर है तो वजन कितना होगा 12।
फिर कह रहा है कि अगर आयतन 4 हो जाए तो वजन कितना होगा। ये देखिए ये 4 गुना हो रहा है, 4 का रेशियो बन रहा है, 1 और 4 का रेशियो बन रहा है। तो यहाँ भी 1 और 4 का रेशियो करिए, मतलब यहाँ भी आप लोग क्या बनाइए, 4 गुना करिए, क्योंकि ये 3 से 4 गुना होके 12 आया है, तो यहाँ भी 4 में 4 गुना होके कितना आएगा, 16 आ जाएगा। बस यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ जाता बड़ी आसानी से, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन था, है ना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और किया जाए। 2024 का सवाल, किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइस है ना, प्राइस जो है, प्राइस वो अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, वेट के स्क्वायर के, वेट के स्क्वायर के। ठीक, हीरे की कीमत टोटल यहाँ पर इतनी है ना, प्राइस हमें ये दिया गया है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनका भार अलग अलग है 5 और यहाँ पर, तो वेट का रेशियो 2 टुकड़े, मान लीजिए कि पहला टुकड़ा ए है और दूसरा टुकड़ा बी है, मान लेते हैं हम लोग, है ना। तो पहले का जो वेट है वो 5 यूनिट है ना, और दूसरे का जो वेट है वो 8 यूनिट है। अब यहाँ पे बोला गया हीरे के टूटने से कितने की हानि हो गई, है ना। पहले अगर वो हीरा ना टूटा रहा होता तो इतने रुपए का होता, लेकिन अगर हीरा टूट चुका है तो चूंकि प्राइस जो है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, तो अगर हमें इससे प्राइस निकालना है तो प्राइस क्या होगा, वेट का स्क्वायर करना पड़ेगा। पहले टुकड़े का वेट 5 यूनिट है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यहाँ पे 25 यूनिट हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे टुकड़े का प्राइस ये 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 यूनिट हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई दोनों का जो टोटल है, यहाँ पर दोनों का टोटल वेट कितना होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ना टूटा होता तो कितना यूनिट होता, तो टूटने से पहले 5 और 8 यानी कि 13 यूनिट, है ना। ये वेट था, ये वेट था 13 यूनिट टोटल। अब इसी से अगर प्राइस निकालना चाहें तो प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, क्योंकि वेट का स्क्वायर प्राइस आता है, तो प्राइस यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 यूनिट होता। अगर ना टूटा होता तो 169 यूनिट प्राइस होता, है ना, 169 यूनिट पहले का प्राइस अगर ना टूटा होता तो। लेकिन टूटने के बाद टोटल प्राइस कितना बन रहा है, यहाँ पे देखिए 25 और 64 दोनों को जोड़ देंगे, दोनों टुकड़ों का प्राइस 25 और 64 जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 4 9, यानी कि 89 यूनिट ही प्राइस रह जाएगा। तो टूटने के बाद प्राइस कम हो गई दोस्तों, है ना। कितनी कम हुई है यही हमें निकालना है। तो टूटने से पहले कीमत कितनी थी, यहाँ पर देखिए कि भाई 87,880 रुपये, है ना। लेकिन एक्चुअल में रेशियो में टूटने से पहले कितनी कीमत है, 169 यूनिट। तो इसको नीचे रखेंगे हम लोग। अब हमें निकालना क्या है, कितने का लॉस हो गया। हीरा था इतने का, लेकिन टूटने के बाद इतने रुपए का ही रह गया, तो कितने का लॉस हुआ, इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, है ना। 169 में 89 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब इसको हमें डायरेक्टली काटना है। और एक बात बताइए, यहाँ पर क्या 4 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 13 का स्क्वायर होता है, 13 से ये वैल्यू कट जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 8 है। और एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर 8 जब है तो क्या 16 से कटने वाला कोई नंबर दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 है ना। चलिए कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि 8 से कटने वाली संख्या 8 7 56, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। 8 से सभी कट रहे हैं, है ना। तो 8 से कटने का रूल यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। और एक काम करते हैं कि अगर यूनिट डिजिट लगाया जाए, कोई बात नहीं, या डीएस लगा सकते हैं ना, डिजिटल सम लगाएं 6 1 7, हाँ ठीक है, डीएस लगा लेते हैं, क्योंकि एक बार चेक करते हैं। चलिए इसको देखते हैं अलग अलग डीएस आता है कि नहीं। देखिए 6 3 9 खत्म हो गया, 4 बचा, यहाँ पे इसका डीएस 4 आएगा। यहाँ पे देखिए 5 2 7 6 13 का मतलब यहाँ पे 4, फिर गड़बड़, मतलब डीएस यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि सबका डीएस यहाँ पे अलग अलग आ रहा है ना। चलिए तो अब क्या किया जाए, एक ही चारा है, कैलकुलेट करिए। 13 से काटिए, 13 से इसको काटेंगे 13 बार, 13 से इसको काटिए, 13 5 65, 13 छके 78, है ना। तो 13 छके ये हो जाएगा 78। तो 78 2 7 9, तो 98 हो गया। फिर 13 छके 95, तो 7 बचा, 78 हो गया। फिर 13 छके 78, मतलब ये कट जाएगा। फिर 13 से इसको काटिए, तो 13 5 65, 2 बचा, 13 दूना 26 और 0, मतलब 520 × 80 आ गया। इतना करने से अच्छा तो यही कर लिए होते, क्या बार बार इसको चेक कर रहे थे। फिर भी यहाँ पर देखिए
तो डबल जीरो आ जाएगा और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 1 41, मतलब 41,600। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे 41,600 रुपये का हानि हो जाएगा। देखिए टूटने से यहाँ पे कितने का लॉस हो गया। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। और आज का ये क्लास दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमने एक एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाया है, ट्रिक भी साथ में बताया है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन प्रश्नों के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।